दर्शकों, मैं हूं सदाशिव गच्छे और आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण लोकसभा रामटेक चुनाव क्षेत्र के पारशिवनी से। और आज लॉर्ड बुद्धा टीवी की ओर से यहां पर जो महाचर्चा का आयोजन किया है, ये चर्चा जो गणतंत्र है, जो लोकतंत्र है, संविधान है, संविधान में चर्चा को बहुत महत्व है। तो इस महाचर्चा का हमने यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। जो लोकसभा रामटेक चुनाव क्षेत्र से आते हैं, पारशिवनी इस गांव से, और इस महाचर्चा में शामिल होने के लिए हमने लॉर्ड बुद्धा टीवी की ओर से आयोजित किया है। उन्हें यहाँ पर निमंत्रित किया है ऐसे सुधाकर मेंघर, जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के प्रवक्ता है। उसके बाद में दयाराम भोयर, जो भारतीय कांग्रेस पार्टी के हैं, और हर्षवर्धन निकोसे, जो शिवसेना सिंधगुड़ से आते हैं। ऐसे तीन जो अलग अलग पार्टियों के लोगों को हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है। उनसे मैं लॉर्ड बुद्धा टीवी की ओर से उनका मैं स्वागत करता हूं और उनको विनती भी करता हूं कि वो मंच पर आए। जी वाड़ी भस में जो भाजपा के यहाँ पे विचार रखने वाले हैं, उनको विनती है मंच पर आइए, डायस पर आइए। उसके बाद हर्षवर्धन निकोसे, जो शिवसेना गुट से आते हैं, उनको भी विनती है कि वो मंच पर आए, डायस पर आए यहाँ पर। और दयाराम भोयर, जो कांग्रेस पार्टी के हैं, उनको भी विनती है कि वो मंच पर आए। तो इन सभी वक्तागण का हम लॉर्ड बुद्धा टीवी की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उनको आने वाले चुनाव के लिए अपने जो विचार है रखने का यहाँ पर मौका देते हैं। और हमारे सामने जो श्रोतागण है, अलग अलग पार्टी के जो श्रोतागण है, उनको भी सवाल पूछने का हम मौका देने वाले हैं। तो पहला जो राउंड है, ये पहला राउंड हमारे वक्तागण का होगा, जो अपने पार्टी के माध्यम से अपने विचार यहाँ पर वो रखेंगे पहले शुरू। और हर वक्ता को 10 मिनट का वक्त दिया जाएगा। 10 मिनट में अपनी पार्टी की भूमिका और आपके लिए देश के हित में जो समाज के लिए आपकी क्या भूमिका है, ये दोनों भी बातें आपको रखना है। और इस महाचर्चा का हम शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं। यहाँ का जो लोकसभा रामटेक चुनाव क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आज पारशिवनी से हम सीधा आपसे वार्तालाप कर रहे हैं और आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण। अच्छा, सत्ताधारी से योगेश वाड़ी भस में जो सत्ताधारी पार्टी है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो योगेश वाड़ी भस में साहब से हम विनती करते हैं कि आपके विचार, आपके पार्टी के माध्यम से और आपके विचार संक्षिप्त में, यानी 10 मिनट का आप वक्त दिया है, 10 मिनट में आप आपका मत यहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस महाचर्चा का प्रारंभ आदरणीय योगेश वाड़ी भस में, जो भाजपा से बिलोंग करते हैं। आदरणीय वाड़ी भस में साहब, बहुत बहुत धन्यवाद लॉर्ड बुद्धा चैनल का, जो पारशिवनी इस तरह से छोटे से शहर में उन्होंने ये डिबेट रखी है और उस माध्यम से हमारा विषय आज जनता के सामने जाने वाला है। आप जानते हैं इस देश में करीब करीब 55-60 साल कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने इस देश का कैसा सत्यानाश किया, ये जीता जाता उदाहरण अपने सामने है। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो उन्होंने जनसंघ के पहले अध्यक्ष दीनदयाल जी उपाध्याय, जिन्होंने एक बताया था अंत्योदय का मतलब होता है कि आखिरी आदमी का विकास करना, आखिरी आदमी तक पहुंचना, जो आखिरी आदमी उसके घर में विकास आना चाहिए, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सोच थी। उस विचार को अटल बिहारी वाजपेयी ने उठाया और वो सही मायने में विकास की शुरुआत हुई। उसके बाद 14 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और उन्होंने देखा होगा कि जब उन्होंने कार्य की शुरुआत की तो बहुत लोगों ने उनको हंसा, क्योंकि उन्होंने जो अपनी जो शुरुआत की थी वो छोटे छोटे कामों से की थी। जैसे शौचालय बनाना है, ग्राम सफाई करना है, घर कुल बनाना है, मतलब जो छोटे तबके के जो लोग थे उनके लिए काम करने का काम किया। और आज करोड़ों लोगों को इस देश में शौचालय मिले हैं, करोड़ों लोगों को इस देश में घरकुल मिले हैं
बहुत सारे लोगों को काम भी मिला है और रास्तों का भी काम ग्राम के अंतिम छोर तक रास्ते का काम पहुंचा है। और 14 में जब मोदी जी की सरकार आई उसके बाद जो विकास का सत्र चालू हुआ, तो आज हम देख रहे हैं कि पिछले गत सालों में बहुत पैमाने में बड़े बड़े निर्णय इस मोदी जी के सरकार ने लिए। फिर वो नोटबंदी का विषय हो, फिर वो रास्ते का विषय हो, 370 हटाने की बात हो, और बहुत सारे काम है। और अभी कनान में जो सभा हुई उसमें मोदी जी ने फिर बताया है कि ये तो अभी ट्रेलर था, अभी पिक्चर अभी बाकी है। मतलब आने वाले समय में मोदी जी इस देश के लिए बहुत कुछ देने वाले हैं, जिसके माध्यम से इस देश का विकास होगा और ये विकास की गंगा गांव-गांव तक पहुंचेगी। और अभी चुनाव का समय है और चुनाव का समय में हम घर घर तक पहुंचकर ये पार्टी कैसी अच्छी है और लोगों को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा ये सर्वे है कि बहुत सारे लोग अभी मोदी जी के गारंटी के पीछे खड़े हैं और आने वाले समय में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के जो उम्मीदवार है राजू जी पारवे बहुमतों से चुन के आएंगे, इसके बारे में मेरे मन में कोई शंका नहीं है। तो अभी अभी यहाँ पर योगेश वाड़ी भस्मे साहब ने अपनी बात रखी है, तो आपको वक्त 10 मिनट का दिया था सर, लेकिन आपने जल्दी ही खत्म कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी अभी यहाँ पर बीएसपी के गंगाधर लांजेवार साहब यहाँ पे पधारे हैं, तो उनका भी हम लॉर्ड बुद्धा टीवी की ओर से हम उनका यहाँ पे स्वागत करते हैं और सम्मान करते हैं। दर्शकों, आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण लोकसभा रामटेक चुनाव क्षेत्र पारशिवनी से। और यहाँ पर अभी जिन्होंने विचार रखे हैं योगेश वाड़ी भस्मे साहब के बाद में हम मौका देते हैं अपने विचार रखने का आदरणीय दयाराम भोयर साहब, जो भारतीय कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं और भारतीय कांग्रेस पार्टी के माध्यम से वो अपने विचार यहाँ पे रखते हैं। तो उनको मैं आपकी ओर से और लॉर्ड बुद्धा टीवी की ओर से मैं उनको विनती करता हूं कि वो अपने विचार यहाँ पर संक्षिप्त में रखें। आदरणीय दयाराम भोयर। बहुत ही अच्छी महाचर्चा हो रही है, वक्तागण का हम स्वागत करते हैं और आपको हम यहाँ पर बोलने का मौका देते हैं। धन्यवाद। आपके लॉर्ड बुद्धा की ओर से एक तरह से बोलेंगे कि सभी पार्टियों को एक मौका दे करके पब्लिक के सामने अपनी खुला वार्तालाप रखने का एक मौका जो दे रहे, इसलिए मैं आप सभी पब्लिक वालों से यहाँ निवेदन करूँगा, एक बार ताली मार करके इनके पूरी टीम का अपन धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक खुले मंच पर एक सभा रखी है। दोस्तों, माहौल इलेक्शन का है। अभी हमारे दोस्त बाजू में बैठे वाड़ी भस्मे जी, दूसरे दोस्त हमारे हर्षवर्धन दादा भी है, सामने बुजुर्ग सभी लोग। मित्रों, किसी भी घर की नींव रखने के पहले यदि सोचा जाए तो एक दिन में नहीं हुआ है। बड़े बड़े बुजुर्गों ने देखा होगा, पहले मिट्टी के मकान बनते थे, फिर धीरे से उसको पोंछा जाता था, फिर उसको लिपाई पोताई होती थी, धीरे धीरे उसका प्रोग्रेस होगा। लड़के को पसंद नहीं पड़ा तो फिर उसने ईंटों का बनाया, धीरे धीरे कंक्रीट का ज़माना आते गया। ऐसा ही 47 के बाद में जैसा देश आज़ाद हुआ, तो जिस कांग्रेस ने इस देश के लिए एक नींव रखी और देश का एक जैसा विकास कैसे हो। जब आज़ादी के बाद में हम हुए, हम क्या था हमारे पास में, 2 समय की रोजी रोटी बराबर ढंग की नहीं थी, लोग भूखे सोते थे। ये ज़माना देखा हमने। शास्त्री जी एक गरीब परिवार में से यहाँ पर पंतप्रधान बने थे, सोमवार का उपवास रखो ये तक आह्वान दिया था उन्होंने। जब देखा, इंदिरा जी ने देखा कि अमेरिका से गेहूं मंगाना पड़ रहा है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों की टीम लेकर के बोले कि मैडम इस देश में पानी का और डैम का ऐसा करेंगे। तो उस समय में जब डैम और ये बने बड़े बड़े, आज भी बुजुर्ग हमारे यहाँ पर हो गए, पेच का डैम जो है हमारे लिए वरदान बना है। और ये पेच का डैम नहीं होता तो हम यहाँ सूखे में क्या करते थे। हमारे फाजिल दोस्त हमारे मालूम है, इनको भी सबको मालूम है। दोस्तों, ये विकास एक दिन की चीज़ नहीं है। हमारी पीढ़ी, हम भी चले जाएंगे, विकास रुकने वाला नहीं। विकास की हर चीज़ जाएगी। लेकिन जहाँ तक मैं किसी पार्टी पे नहीं बोलूँगा, लेकिन जैसा उतावलापन कैसे आता, लड़के का शादी हो गई तो उसको लगता है ऐसा जैसे कि जैसे मैंने क्या बहुत बड़ा एक पा लिया, क्या पा लिया। अरे ये घर बनाते बनाते जहाँ तक लाया है, इस देश को यहाँ तक बनाते हुए लाया, बड़े शान के साथ बैठे। क्या किया इतने दिनों में कांग्रेस के? अरे ये पहले सोचो तो सही यार। ये तो ऐसी वाली बात हुई कि बाप ने हमको पैदा करके क्या कर दिया। ये देश को चलाते चलाते जहाँ एक उंगली नहीं बनती थी, आज इंजन बन रहे, विमान बन रहे। क्या आज देश के हमारे पंतप्रधान मोदी जी बने ना, पहले दिन विमान में उड़ गए तो क्या जैसे इलेक्शन में चुन के आए तो पहले विमान से लेकर के आए थे क्या? ऐसा नहीं है।
ये कांग्रेस की देन है, सबकी देन है। गलतियां निकालना ये काम है। लड़के को वो लगता है कि ये जो बिल्डिंग बनाई है ये मेरे बाप ने ठीक नहीं बनाई, ये बिल्डिंग बहुत अच्छी होना चाहिए, ये उसकी नक्काशी, वो समय समय की बात होती है। लेकिन जिस समय में 2 टाइम का रोजी रोटी का ये जो जुगाड़ नहीं था, आज देश में लड़ाई हुई है। 67 में कांग्रेस ने मुकाबला किया, 71 में इंदिरा जी ने भी मुकाबला कर करके पाकिस्तान के बांग्लादेश। इतिहास गवाह इस देश के लिए कि कांग्रेस ने जो किया है। आज क्या कर रहे हो? 10 साल में खाली वहीं के वहीं कुलाड़े मार रहे हो, वहीं की वही। नोटबंदी, मेरे दोस्त ने बताया, क्या पा लिया नोटबंदी में आपने? कई लोग मर गए, खुद का पैसा नहीं निकाल पाए, खुद के पैसे निकालने के लाइन में लगना पड़ा, मरना पड़ा। क्या किया नोटबंदी से आपने? आज वो कला करके इतने बड़े पंत प्रधान, बड़ा ताजुब लगता है साहब। मेरे फाजिल दोस्तों, भाजपा वाले भी बैठे हो, एक मामूली कनाल में आज तक पंत प्रधान की मीटिंग नहीं हुई। इतना डर गए यार। हमारे पार्टी की एक महिला का एक फार्म काटने के लिए आपने इतनी ताकत लगा दिया, और आप हमसे मिलने आए ब्रुक बांध के गेट पे, और वहाँ के कैसे बोलते हैं? हमारे गडकरी साहब, सम्मान करता हूँ उनका, कभी भी कोई भी पार्टी में रहे। सर मैं बीच में नहीं बोलेंगे, नहीं मेरा चालू है, आप बिल्कुल नहीं। आप दूसरे राउंड में आपको मौका आप दिया जाएगा, बिल्कुल दूसरा नहीं। राउंड। मेजर साहब आप मेरे रिलेटिव भी है। एक मिनट सर। आप इंटरव्यू का अर्थ नहीं समझते इसका एक मतलब। नहीं, आपका मेरा झगड़ा नहीं है, मुझे बोलने का मौका मिला है। हाँ, इनकी बात होने दो, प्लीज चुप रहिए। सही नहीं, सही इनकी बात होने दो। ये देखो 10 मिनट वक्तागण को बात करने के लिए दिया है, उनकी बात होने दो। आपको मौका दिया जाएगा बात करने के लिए, आपको झगड़ा ही करना है ना। आपको मौका दिया जाएगा। बैठिए बैठिए बैठिए, यदि आपको मौका दिया जाएगा बात रखने का। उनकी बात होने दो। वक्तागण को 10 मिनट दिया है, उनकी बात होने दो। सही उनके बात। बाद में आपको भी मौका दिया जाएगा। हाँ, बात होने दो शांति से। मेरे हाँ, 4 बोलिए मिनट सर, खराब हुए, बोलिए। 4 मिनट खराब हुए मेरे। हाँ बोलिए सर, तो बोलिए। बोलो। हाँ चलो, यदि ऐसे ही सही बात सुनने की ताकत नहीं है तो मीटिंग में नहीं आना चाहिए। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं आना चाहिए, सच्चाई है। मैडम मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ, आप आके प्लीज प्लीज मैडम, देखो, ये इंटरव्यू है क्या? व्यक्तिगत मत लो, उनकी बात उनको रखने दो, आपको भी अरे मौका समझो दिया यार, जाएगा। इतना भी दिमाग नहीं आपको कि मैं बोलने का मैं कम मेरा है ना, तुम्हारा आएगा तब तुम बोलो, मैं बोलूँ तो बोलूँ कुछ। अरे इतना तो समझो यार। अरे इतने रुको क्या यार, मैडम, उनको बात कहाँ से होने आई आप? ओ मैडम रहे ना, बोलिए बोलिए सर, बोलिए पब्लिक है ये, बोलिए, विरोधी है हम। बोलिए। अब आए, गडकरी साहब का आदर करता हाँ, हूँ, बोलिए। लेकिन उस दिन क्या कहते हैं? अरे दोस्तों, ये जो मेट्रो आई थी ना तो साई मंदिर में रुक गई थी, अब हम पुलिया बनाएंगे, इस पार लाएंगे। इलेक्शन में ज्यादा है, कहानी इस पर है कि उस पर है। एक बोलते बाबा जुमदेव जी की शपथ खा करके हम बोल रहे हैं। अरे बाबा जुमदेव तुमको दिख गया? अरे मुझको जिस पार्टी का उम्मीदवार एक खड़ा नहीं कर सके, कांग्रेस वाले को वहां भेजना पड़ा, उसके प्रचार में जिसके दारू के दुकान और दारू की भट्टिया, उसके लिए जुमदेव बाबा का नाम ले रहा। क्यों तुम बाबाओं को और किसी को ला करके बीच में बदनाम कर रहे हो? मोदी जी, खेल नहीं चलता ये देश में। मैं बोलता हूँ आज ये अकाल और विकाल जो पड़ रहा, मैंने एक दिन पढ़ा, ख्वाब में आए श्री राम प्रभु हमारे मेरे ख्वाब में आए और बोलिए क्यों हो रहा? शादीशुदा आदमी का एक आदमी भाग करके जाने के बाद ये विघ्न हो रहे हैं, ये विघ्न हो रहे करके ऐसी बारिश उल्टी सुलटी आ रहे। तो दोस्तों मैं दावे से कह सकता हूँ, एक भाई का फार्म काटा आपने, सम्मान्य केदार साहब मुलक साहब होशियार आदमी थे, दूसरा फार्म भी रखा, और दूसरा फार्म ऐसा रखा कि बबलू बरुए का फार्म रखा, उसी के मर्द का रखा, और महिलाओं से वैसा सब करो। इस महिलाओं का फार्म काट करके जो अन्याय इस भाजपा ने किया है, इन युवती ने किया है, मैं दावे से कह सकता हूँ दोस्तों, पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। मोदी साहब जो अपने आप को दर्द उसको समझता है जिसके बाल बच्चे, जिसका पेट होता है। आप क्या समझो किसी का दर्द आए के कुलाटी खाए? चलो आपको मौका दिया जाएगा, आपको इसलिए मौका बोल दिया रहा हूँ, जाएगा। दावे से बोल रहा हूँ, ये देश को आजाद करने से लेके यहाँ तक लाने का श्रेय कांग्रेस और सिर्फ कांग्रेस को है, और वो आपके भरोसे है, ये नहीं है कि नहीं है। और मेरे दोस्तों से मैं निवेदन करता हूँ, आपको दुख दर्द हुआ होगा, अगले मीटिंग में जरा सहने की शक्ति रखना, जिसके के साथ अपना विचार व्यक्त करते हुए धन्यवाद मांगता हूं। मेरी आपसे विनती है कि जो वक्तागण है उनको डिस्टर्ब मत करो, उनको तो जो समय दिया है उस समय उनको बात रखने का मौका उनको दिया है। बाद में दूसरा जो राउंड होगा वो आपको मौका देने हैं वाला हम सवाल करने के लिए, तो आपकी गड़बड़ी मत करो। तो देखो यहाँ पर 60 साल में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है, इसका इतिहास यहाँ पर भोयर साहब ने यहाँ पर बताया है। और उन्होंने बात करते समय कुछ हमारे श्रोतागण बीच बीच में टोक रहे थे, लेकिन ऐसा मत टोको, उनको बात रखने दो। यहाँ की इस बात में हम आते हैं हर्षवर्धन निको से, शिवसेना से आते हो तो सीधा उनसे बात करते हैं। हर्षवर्धन निको साहब, आपकी बात रखने के लिए हम मौका देते हैं, आप संक्षिप्त में आपकी बात यहाँ पे रखिए। लॉर्ड बुद्धा टीवी की ओर से पारशिवनी के गांधी चौक में आज आपने जो डिबेट रखा है, मैं सभी पारशिवनी वासियों की तरफ से आपका लॉर्ड बुद्धा टीवी का आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज की महा डिबेट में
हमारे जो साथी यहाँ पर सभी है उनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे मित्र योगेश वाड़े भस्मी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में क्या अच्छे काम किए और भविष्य में बोलिए किस तरह से मोदी जी और आने वाली पीढ़ी के लिए काम करेंगे, उनका उस बारे में उन्होंने संक्षिप्त यहाँ पे विवरण किया है। मैं उस बारे में ज़्यादा बोलूँगा नहीं। मैं शिवसेना से काम करता हूँ। हमारे यहाँ के लोकल स्थानिक विधायक है आशीष जी जायसवाल साहब, और ये जो चुनाव है रामटेक विधानसभा में, वो अधिकांश आशीष जी जायसवाल साहब ने जो इस क्षेत्र में विकास के काम किए हैं, इस पर भी काफ़ी निर्भर करता है कि हमारे लोकसभा के जो उम्मीदवार है राजू भाऊ पारवे, तो हमारे विधायक साहब ने पिछले 20 सालों से यहाँ से विधायक है। खेत में जाने के लिए रास्ते नहीं थे, विधायक जी के माध्यम से आज खेतों में जाने के लिए पक्के रास्ते, मजबूत रास्ते बन रहे हैं। उनके माध्यम से इस विधानसभा में कन्हान और पेंच नदी पे 4 बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, जिसकी लागत करीबन 300 करोड़ के ऊपर है। हमारे यहाँ पारसिवनी से नागपुर जाने के लिए साहुली नदी पे जो ब्रिज बना, उसके इस क्षेत्र के लोगों की काफ़ी सालों से मांग थी। कई पीढ़ियाँ उस मांग में वो चली गई, समय चला गया, पर वो बन नहीं पाया। पर आज महाराष्ट्र में बीजेपी सेना की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र जी मोदी की सरकार है। हमारे क्षेत्र की भौगोलिक जो नज़दीकियाँ लाने के लिए विधायक जी के माध्यम से 4 बड़े बड़े पुल इस क्षेत्र में उन्होंने मंजूर किए हैं। और इस क्षेत्र में जिन लोगों ने समाज हितों के लिए काम किए हैं, हमारे स्वर्गीय कमलाकर जी मेंगर है, स्वर्गीय तेंदुलकर साहब है, हमारे माहुली से खड़तकर पाटिल है, जिन लोगों ने इस क्षेत्र में समाज हित के लिए काम किया है, जिन्होंने पार्टी बढ़ाने के लिए काम किया है, ऐसे लोगों के नाम से उस पुलों का नामकरण भी हो रहा है, ताकि हमारे जो विधायक है, जिन लोगों ने वो समाज के प्रति जिन लोगों का काम है, दायित्व है, उनका नाम भी उस पुल के माध्यम से दे रहे हैं। और भी पारसिवनी के बाजू में आंबड़ी फाटा, मनसर, वहाँ पे 3000 करोड़ में एक MIDC सैंक्शन हुए, जिसका भूमि का अधिग्रहण का काम शुरू हुआ है। और मेरे ख्याल से विदर्भ में सबसे बड़ी MIDC आज पारसिवनी क्षेत्र में हो रही है। कन्हान क्षेत्र में जहाँ मोदी जी की सभा हुई है, वहाँ 28 एकड़ में महिलाओं के लिए MIDC हो रही है। जहाँ के MIDC से महिलाओं के लिए राखी रहेगी, वहाँ से महिला उद्योजिकी बन पाएंगे। इस तरह से काम हमारे क्षेत्र में चल रहा है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे मोदी जी की, गडकरी साहब की, हमारे विधायक साहब की, हमारे जिले के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब की है। सेंट्रल रोड फंड के काफ़ी करीबन 400 करोड़ से ज़्यादा बड़े रोड यहाँ पे वो भी क्षेत्र में बन रहे। करीब 1500 करोड़ के ऊपर के विकास के काम हमारे रामटेक विधानसभा में इस समय काम चल रहे, पूरे ज़िले में चल रहे। उसके लिए मैं माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब, हमारे बावनकुड़ी जी साहब, हमारे मुख्यमंत्री शिंदे साहब और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का इस माध्यम से हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। हमारे कांग्रेस के मित्र है दयाराम जी भोयर, इन्होंने इस डिबेट में आरोप लगाया है कि एक महिला का फॉर्म हमारे पार्टी के लोगों ने काटा गया। मैं उनको बताना चाहूँगा इस माध्यम से, रश्मिताई बर्वे वो शेड्यूल कास्ट की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर महाराष्ट्र में अगर कोई किसी को चुनाव लड़ना है, स्थानिक स्वराज्य संस्था में किसी को चुनाव लड़ना है, तो उसको कास्ट सर्टिफिकेट निकालना पड़ता है, उसका वैलिडिटी निकालना पड़ता है। और उसका रूल है कि शेड्यूल कास्ट का आदमी अगर कास्ट सर्टिफिकेट बनाता तो उसको 1950 के पहले का, उसके पिताजी का या उसके दादा का उसको पुरावा जोड़ना पड़ता है, उसके बाद ही उसका कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। ये रूल हम लोगों ने नहीं बनाया, ये गवर्नमेंट ने बनाया। और ये जब रूल बना तब मनोहर जोशी साहब की सरकार थी, उस सरकार में सुनील बाबू राज्य मंत्री थे। सुनील बाबू को ये रूल पता नहीं है क्या? सुनील बाबू को ये रूल पता है, वो तो पिछले 25 सालों से
राजकीय जीवन में पिछले 5 सालों से आमदार है। कई पंचायत समिति, सरपंच का, जिला परिषद का चुनाव उन्होंने लड़वा चुके हैं। उनको पता है कि इस महिला ने बोगस तरीके से सर्टिफिकेट बनाया, क्योंकि उन्होंने जब सर्टिफिकेट बनाया तो उनके पिताजी मध्य प्रदेश से, उन्होंने कास्ट वैलिडिटी बनाते समय समाज कल्याण आयुक्त को बताया कि मेरे पिताजी अनपढ़ है, और जिसके पिताजी अनपढ़ है तो उनको चांस दिया जाता है कि उसके चाचा का या बड़े पिताजी का डॉक्यूमेंट उनको जोड़ना पड़ता है। तो उन्होंने बोगस, जो कि उसके कोई रिश्तेदार नहीं है, उन्होंने काटोल से ऐसे व्यक्ति का डॉक्यूमेंट जोड़ा जिसका सरनेम सिर्फ सोनेकर था, और वो उसके चाचा भी नहीं थे, बड़े पिताजी भी नहीं थे। उन्होंने बोगस सर्टिफिकेट जोड़ के वो डॉक्यूमेंट उन्होंने बनाया। बाद में जब कुछ लोगों के ध्यान में वो बात आई कि इस महिला ने बोगस सर्टिफिकेट बनाया, तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया गया। एक साल से वो ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया चल रही थी, और सुनील बाबू को मालूम था, सारे कांग्रेसियों को मालूम था कि ये महिला का फॉर्म कट सकता है। हमारे किशोर गजबे साहब, जो कि IAS ऑफिसर रह चुके हैं, पिछले 5 साल पहले कांग्रेस से उम्मीदवार बने थे, उन्होंने भी बताया था कि इस महिला का फॉर्म छाननी के समय उसका वैलिड नहीं हो पाएगा, इसलिए आप डमी फॉर्म मेरा भर दीजिए। इन लोगों ने झूठी सहानुभूति लेने के लिए उस महिला का जानबूझ के फॉर्म भरा गया, और डमी फॉर्म उसके पति का भरा गया, और पूरे लोकसभा क्षेत्र में रो रो के बताया रहे कि शिवसेना बीजेपी वालों ने हमारा फॉर्म काटा। ठीक है सर। और उसके ऊपर 420 का गुना प्रस्तावित है। और ये जो बोल रहे हैं ना, ये 420 है। सुनील केदारी इनके नेता, वो भी 420। मैं नहीं बोल रहा हूँ, डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं। रश्मिताई बर्वे के ऊपर 420 प्रस्तावित है। उसके मिस्टर के ऊपर रेती चोरी की 151 करोड़ का घपले का भी 420 है। ठीक है सर, आपका समय खत्म होता है, और प्लीज। ये बोल रहे हैं दूसरा राउंड जब आएगा आपको मौका दिया जाएगा। ये कांग्रेस तो दर्शकों, को संभाल नहीं ठीक है पाते। सर, आपका समय खत्म हुआ है। तो इनके बाद में हर्षवर्धन निकोसे साहब ने जो बात रखी है, जो शिवसेना शिंदे गुट से आते हैं, विकास के मुद्दे को लेकर उन्होंने बात यहाँ पे रखी है। तो यहाँ पर अभी बीएसपी के हमारे गंगाधर लांजेवार यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा टीवी पर बात रखने के लिए मौजूद है, तो उनको भी 10 मिनट का मौका दिया जाएगा। उसके बाद में जो हमारे जो श्रोतागण है आजू बाजू में, आपको भी मौका दिया जाएगा सवाल पूछने के लिए, तो आप भी तैयार रहिए ये राउंड होने के बाद में। तो अभी गंगाधर लांजेवार साहब को यहाँ पर हम बोलने का मौका देते हैं, जो बीएसपी से बिलोंग करते हैं, मायावती की पार्टी से। लाड बुद्ध चॅनल वाले यांना मी पहिल्यांदा धन्यवाद देतो की आज आमचे विचार आज तुमच्यापर्यंत पोहोचण्याची जे त्यांची जे करत आहेत त्यांना मी धन्यवाद देतो। बंधूंनो, आम्ही बहुजन समाज पक्ष या देशामध्ये SC ST OBC हे जेवढे समोर बसलेले आहेत, हे सगळे SC ST OBC या लोकांना राजा कसं बनवता येईल यासाठी बहुजन समाज पक्षाचं कार्य आहे। या बहुजन समाज पक्षाचे महापुरुष महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, पेरियार स्वामी नायकर या महापुरुषांनी जो अधिक परिश्रम करून सैनी या लोकांना शासन सत्तेत कसं पोहोचता येईल या पद्धतीने त्यांनी आयुष्यभर कार्य केलं। आज या देशात भौगोलिक परिस्थिती परिपूर्ण चांगली राहूनही बी या देश दुसऱ्या देशाच्या गुलामगिरीमध्ये कसा जातो, दुसरे कसे यांना गुलाम करतात, ही आज काळाची गरज समजण्यालायक आहे। यापूर्वी या देशाची राज्यघटना जर लक्षात जर घेतली पहिली तर मनुस्मृती म्हणावं लागेल, दुसरी जर राज्यघटना जर घेतली तर ब्रिटिशांची म्हणावं लागेल, आणि तिसरी जर राज्यघटना म्हणावं लागेल तर जे आजच्या कंडिशनमध्ये जे आहे भारतीय राज्यघटना जे डॉक्टर साहेब आंबेडकरने लिहिलेली आहे त्या घटनेचं महत्त्व समजावं लागेल। या घटनेमध्ये जे बी आक्रमण झाले या देशामध्ये, पहिल्यांदा जर आक्रमण झाले असेल तर मुसलमानांचं आक्रमण झाले। मुसलमानांनी इथले वर्ष राज्य केलं। 7 दशक आपल्या इसवी सन 13 पासून तर 16 पर्यंत त्यांनी राज्य केलं। त्याच्यानंतर मग इंग्रज आले, इंग्रजांनी बी 150 वर्ष राज्य केले म्हणतात। पण हा देश इथल्यांदा गुलाम कसा होतो, जो 40 करोड जनतेचा देश असून त्यांनी
भारत देशामध्ये आलेले बाहेरचे लोक कमीत कमी संख्येने येऊन हा देश गुलाम कसा होतो हे एक काळाची गरज समजण्यालायक आहे. आजही तीच परिस्थिती आहे. आज जर तुम्ही हे समजले तर तुम्ही या देशाचे राज्यकर्ती जमात बनू शकता. हे एक समजण्यालायक गोष्ट आहे. आज आपण या ठिकाणी सर्वजण बसलेलो आहे, SC ST OBC, पण तुम्ही आजपर्यंत कधी या देशाच्या शासन सत्तेमध्ये पोहोचले आहेत का? नाही पोहोचले आहेत. तुम्ही जर या देशाची शासन सत्ता जर आपल्या हातात जर घेतली असती तर शायद तुमची परिस्थिती बहुत वेगळी राहिली असती. आज हे सर्व लोक बोलतात ठीक आहे, येतपर्यंत ठीक आहे, येतपर्यंत ठीक आहे. आज मुघल 150 वर्ष, मुघलांनी 5-6 हजार वर्ष जे राज्य केलं, 150 वर्ष इंग्रजांनी केलं. पण आम्हाला काय सांगितलं गेलं आहे की भाई 150 वर्ष तुम्ही इंग्रजाचे गुलाम होते. अरे पण मुलं मनस्फूर्तीच्या नुसार आम्हाला जे शिक्षणाने जे जागृती येते हे त्या मनस्फूर्तीनं इथले वर्ष राज्य करून आम्हाला त्या शिक्षणापासून वंचित ठेवलं, इतर सुखसुविधेपासून वंचित ठेवलं, आम्हाला ते कळूच दिलं नाही. जेव्हा इंग्रज लोक जेव्हा या भारतामध्ये आले आणि या इंग्रज लोक भारतात आल्याच्या नंतर या ठिकाणी या देशात औद्योगिक क्रांती झाली. एवन फ्रेंच राज्य, युरोपमध्ये फ्रेंच राज्य क्रांती झाल्याच्या नंतर मानवी मूल्य काय आहे हे युरोपमध्ये जेव्हा कळलं आणि भारतामध्ये जेव्हा आले तेव्हा त्या इंग्रजांनी बी ती गोष्ट केली की नाही भाई, या देशामध्ये हा जो समाज आहे ह्या समाजामध्ये एवढा मोठा अख्खा समाज असून मुठ्ठीभर समाजाचं वर्चस्व या समाजावर आहे, हे कुठंतरी बरोबर नाही. हे मानवी मूल्य अधिकार लक्षात घेऊन इंग्रजांनी बी त्यामध्ये वाटचाल केली आणि शिक्षणाचे सुद्धा द्वारे खुले केले. शिक्षण आमच्या लोकांना जे मिळत नव्हतं ते इंग्रजाच्या पासूनच तुम्हाला मिळाले लागले. महात्मा फुले त्याच्यातूनच शिकायला लागले. महात्मा फुले शिकून सांगित तुम्हाला ते सांगायला लागले की भाई शिक्षण काय महत्व आहे. आणि या देशाच्या मनुस्मृतीनुसार ज्या चालीरूढी, ज्या परंपरा ज्या होत्या की भाई माणूस जरी मेला तर त्याची पत्नी त्या सतीमध्ये जायची, हे किती कलंकित हजारो वर्षापासूनची गुलामगिरी अशा पद्धतीने आम्ही झेलत होतो. गुलामगिरीचा असाच इंग्रज आल्यामुळे आम्हाला समजलं की त्यांनी शिक्षण दिलं म्हणून. शिक्षण दिल्याच्या नंतर आज आम्हाला कळून चुकलं की भाई शिक्षण काय आहे. बाबासाहेबांनी सांगितलं शिक्षण जर घेतलं हे वाघिणीचं दूध आहे, तुम्ही जर भाषण केलं तर गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही. एवढं शिक्षणाचं जर महत्त्व असेल तर आजही आम्हाला या शिक्षणापासून आमचा आतापर्यंत जो बी काही प्रकार झालेला आहे त्याच्यामध्ये बहुजन समाज पक्षाची 4 वेळा सरकार येते आहे UP-मध्ये आणि 4 वेळा सरकार UP-मध्ये येऊन शानी त्यामध्ये त्यांनी केलेले जे कार्य आहे, त्यांनी युनिव्हर्सिटी इथे एक प्रश्न झाला आता महाराष्ट्रामध्ये, शरद पवार जेव्हा मुख्यमंत्री होते नामांतराचा तो प्रश्न होता. वास्तविक पाहता बाबासाहेबांनी अथक परिश्रम घेतले आणि मराठवाडा विद्यापीठाचं बहुत मोठं बांधकाम केलं आणि त्याचं नामांतर करासाठी विधानसभेमध्ये तो पासही होऊन शानी तो प्रश्न निकाली लागलेला नाही. तो प्रश्न निकाली लागलेला नाही आणि त्याच्या वेगळं नाव देण्यात आलं. मला मनाचं एवढंच आहे की भाई जेव्हा UP-मध्ये जेव्हा सरकार बनते तेव्हा काही मेहनत न करता सत्तेमध्ये जर आले तुम्ही, तुमच्या मोठमोठ्या युनिव्हर्सिट्या तयार होऊ शकतात, त्या ठिकाणी तुमच्या महापुरुषाचे नावं दिले जातात आणि अशा पद्धतीने सत्तेनं जर समजा तुमचा विकास जर होत असेल तर तुम्ही इतराच्या मागे का धावता. अहो तुम्ही विचार तर करा, काँग्रेस जेव्हापासूनची आहे या काँग्रेस पक्षामध्ये कोण अध्यक्ष बनला बरं तुमच्या SC ST OBCचा कोण बनलेला आहे. आणि बनून सन्यानी त्याचं ऐकते का. खडगेचं कोण ऐकते. जो केसरी जर होता सीताराम केसरी कोण ऐकलं त्यांचं. अरे कोणी ऐकलं नाही. सत्ता घ्या तुम्ही आपल्या हातात तेव्हा तुम्हाला कळेल की सत्तेमुळे तुमची कुठली बी समस्या असेल तर ऑटोमॅटिक तुम्ही ते सोडवू शकता. पण तुम्हाला शस्त्र दिले ना, तुम्हाला मताचं शस्त्र दिलं. तुम्ही जर ते मताचं शस्त्र सही दिशेनं जर तुम्ही चालवलं तर तुम्ही अगल्याची मुंडी कट कराल, नाही तर तुम्ही स्वतःची मुंडी कट कराल. ही परिस्थिती आज तुम्ही समजून घेण्यालायक आहे. तुम्ही जर आज जर समजले
तर मला असं म्हणावं लागेल की तुम्हाला संविधानानं दिलेलं जे मत आहे याचा सही उपयोग तुमच्या स्वतःच्या विकासासाठी तुमच्या पुढच्या पिढीसाठी होऊ शकते असं मी म्हणेल. आणि इथं ठीक है सर, ठीक है यहाँ पे रखी है. तो दर्शकों, अभी यहाँ पे इन चारों ही पार्टी का समय अभी जो दिया था वो समय अभी यहाँ पे समाप्त होता है. अभी दूसरा समय इन्हीं को ही दिया जाएगा. इसलिए दिया जाएगा कि आपकी पार्टी की जो भूमिका है वो भूमिका क्या है और किन मुद्दों को लेकर तुम लोगों के सामने वोट मांगने के लिए जा रहे हो. 3 मिनट में अपनी बात यहाँ पे रखनी है. तो सबसे पहले हम योगेश वाड़ी भीम से जो भाजपा के हैं इनको मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो अपनी बात यानी आपने जो मुद्दे हैं किन मुद्दों को लेकर जनता को वोट मांग रहे हैं तो ये 3 मिनट में अपनी बात यहाँ पे खत्म करनी है. बाद में इनका राउंड होने के बाद में मैं आपके राउंड पर आने वाला हूं. आप तैयार रहिए. सवाल तुम्हारे सभी सवालों का जवाब ये लोग हमारे जो वक्तागण देंगे. तो सबसे पहले योगेश वाड़ी भीम से इनसे दरखास्त करता हूं कि वो अपनी बात रखें. खऱ्या अर्थानं या महाराष्ट्रामध्ये म्हणा किंवा नागपूर जिल्ह्यात विकासाला खरी सुरुवात जर कोणी केली असेल तर ते भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेने केली आहे. आपल्याला माहीत होतं या जिल्ह्याचे पालकमंत्री मान्य नितीनजी गडकरी होते, ते रोड खात्याचे मंत्रीसुद्धा होते आणि विकास आपण कधी पाहिला नव्हता. 50-60 वर्षामध्ये या देशाचा जो बट्टाबोळ झाला होता त्याला सुधारण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर गडकरी साहेबांनी केलं. अनेक विकासाची कामं अनेक रस्त्याची कामं त्यांनी त्यावेळी आणली आणि त्यानंतर जो आपण पाहिला की आता विकास थांबायचं नाव घेत नाही. आता तर आम्ही मोठ्या मोठ्या रस्त्याची गोष्ट करत होतो, आता शेतातल्या पांदी बनायला लागले आणि ते सुद्धा डांबरीकरण आणि सिमेंटच्या होणार आहेत. छोट्या छोट्या नाल्यावर पूल तयार होत आहेत आणि समोरच्या काळामध्ये गरीब माणसाला जे जे काही अपेक्षित आहे, शेतकऱ्यांना जे जे काही अपेक्षित आहे, विद्यार्थ्यांना जे जे काही अपेक्षित आहे ते देण्याचा सर्व प्रयत्न या मोदी सरकारच्या माध्यमातून होणार आहे. मोदी सरकारने घोषणा केली आहे की आतापर्यंत आम्ही करोडो घरकुल दिले, पण येणाऱ्या काळामध्ये पुन्हा लोकांना आम्ही 3 ते 4 करोड घरकुल देणार आहोत. शौचालयाची कामं मोठ्या प्रमाणामध्ये होणार आहेत आणि आपण पाहिलं असेल कोरोना काळामध्ये आपण जो रोगराई आली होती घरी लोकांना राशन देण्याचं काम केलं होतं. पण कोरोना झाला संपल्यानंतर सुद्धा मोफत राशन मोदी साहेबांनी थांबवलं नाही. त्यांनी सांगितलं की येणारं पुन्हा 5 वर्ष आम्ही सर्व लोकांना या देशामध्ये मोफत राशन देऊ आणि ते घरापर्यंत देत आहोत. प्रत्येक माणसाचा विकास कसा होईल, विद्यार्थ्यांचा विकास कसा करतील, कामगारांचा कसा विकास करता येईल या पद्धतीचे सर्व विषय मोदींनी आपल्या मोदी गॅरंटीमध्ये दिले आहेत. महिलांना तर खूप मोठा अधिकार दिला आहे. ज्या महिलांना आतापर्यंत जिल्हा परिषद लहान लहान ठिकाणी लढता येत होतं आता त्या महिला लोकसभा आणि विधानसभामध्ये सुद्धा लढणार आहे. महिलांना सशक्तीकरण करण्याचे काम सुद्धा मोदी सरकारने केलं आहे आणि ज्या ज्या चांगल्या भूमिका आहेत ज्या 50-60 वर्षामध्ये काँग्रेसनं केलं नाही ते आता या ठिकाणी करणार आहे. आता आमचे नेते म्हणत होते की आमचे इमानदार नेते सुनील केदार यांनी फार्म वाचवण्यासाठी खूप प्रयत्न केले. 158 करोडचा करणारा नेत्याला ते इमानदार नेता म्हणतात आणि सध्या बेलवर आहेत. ज्यांना साधं समजत नाही की चुकीच्या पद्धतीने फॉर्म भरला तो फॉर्म राहू शकणार चुनावी नाही. मुद्दे जो है वो लोगों को बताइए. अगर चुनावी मुद्दे है, एक भ्रष्टाचारी आदमी जब इतनी बात करता है तो ये भी हमारा बड़ा मुद्दा है कि भ्रष्टाचार को हमको उखाड़ के फेंकना है या आतंकवाद को उखाड़ के फेंकना है और अच्छी सरकार इस देश में लाना है. तो दर्शकों, आपकी बात हो गई. तो यहाँ पर हमारे योगेश जी वाड़ी भस्मे साहब ने अपनी बात यहाँ पे संक्षिप्त में रखी है. किन मुद्दों को लेकर जनता में हम जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं ये बात यहाँ पे उन्होंने रखी है. तो अभी मैं आता हूँ कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ पे वक्ता है आदरणीय दयाराम भोयर, किन मुद्दों को लेकर जनता में आप वोट मांगने के लिए जा रहे हो हमारे जो श्रोतागण हैं इनको बताइए सर. आप उपस्थित श्रोतागण, जिस माध्यम से हम अपने लोगों के सामने वोट मांगने की जो गुजारिश रख रहे हैं, मैं फिर से यहाँ माताएं बहनें बैठे, भाई लोग भी बैठे हैं, सच्चाई को सुनने का दम रखो और बीच में कोई आने का नहीं. एक ज़माना था जब लड़ाई चल रही थी, इंदिरा जी गांधी ने अटल बिहारी जी को फ़ोन किया था, अटल जी आप जहाँ भी हो आप आकर के हमें दिल्ली में मिले. अटल जी ने कहा था मैडम मेरे पास कोई साधन नहीं है, साधन मिलिट्री का साधन दे करके उन्हें बुलाया था. बात ये थी कि कुछ लड़ाई के समय में ऐसे नमूने उनकी ज़रूरत थी कि आरएसएस से बात करनी थी नागपुर, और नागपुर इंदिरा जी जा नहीं सकती थी. अटल बिहारी जी ने को समझाने के बाद अटल बिहारी जी ने वो बात की. इतिहास पढ़ो और ऐसे नेताओं के लिए फिर से मैं नमन करता हूँ कि वो राजनीति होती.
आज की राजनीति में बहुत फर्क आ गया। खाली करहान को सोने की चिड़िया बोलते थे वाली बस में साहब। आपके ज़माने से आपके पिताजी के साथ भी मैं रहा हूँ। वो बंद उद्योग भी आपने चालू कर दिया तो बहुत बड़ी बात है। खाली बंद उद्योग, सर, नया की तो छोड़ो, चुनावी बंद मुद्दे हो, रखो, चुनाव खाली मुद्दे रखो खाली। चुनाव मुद्दा है। बंद उद्योग भी इन्होंने शुरू कर दिए करहान के, तो बेरोजगारी हट जाएगी। नए की तो बात बहुत दूर है, खाली बंद है वो है। दूसरे मेरे दोस्त है हमारे हर्षवर्धन जी, आप भी कांग्रेस से संबंधित, कांग्रेस में रहे, पार्टी छोड़ने के बाद में इतना बड़ा ही नहीं करना। आपने नाम लिया, मैं नाम नहीं लूँगा। 158 करोड़ तो मामूली है। अरे आपने पहले दिन देश के पंतप्रधान मोदी जी ने बोला था 2,500 करोड़ का घपला। अरे 2,500 करोड़ का घपला इन्होंने किया है। अब ये अजीत पवार पिसिंग, चक्की पिसिंग, और रात को आया उपमंत्री बना। इनके पास व्हाइट मशीन है। अरे चोरों का अड्डा तो तुम बनाए। सब जितने भी कांग्रेस के जितने डराने के बाद में, चोरी के बाद में, जेल के नाम से आपने उनको अंदर में लाए करके आपके पास है। अपने आप नहीं आए वो, और आप अब बोलते अपने आप को क्या मतलब आपने कबूल कर लिया कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार है। जो भी है मतलब आपको, आप कैसे साथ नहीं, में नहीं, हुए? बीच उनको- में नहीं- उनको बात मैंने रखने बोला था दो। बीच में कर बोला। दिया कि कांग्रेस एक मिनट, में आपको बोल भ्रष्टाचारी रहा हूं है। मैं, बीच में नहीं बोलने उनको का। बात रखने दो। बीच में नहीं बोलने का मैंने पहले ही बोला था कि आप क्षमता रखती है क्या? ताई, उनको मैडम, बात बहुत रखने ज्यादा दो। हो गया मैडम। आपको मौका आपका दिया नंबर जाएगा। आएगा तब मैं नहीं बोलूंगा। अब मेरी बारी है। हाँ, बोलिए, बोलिए। कड़वा सच लगता है वो वैसे ही रहता है। बोलिए, कभी भी। आपका समय समझे खत्म कि हो नहीं? जाएगा, बोलिए। आज ये पारचुनी थी, एक नई कुंड का पुलिया नहीं था। आप मेंगर जी साइकिल से उस पार जाते थे, नई कुंड के बस से बैठ के नागपुर जाते थे। ये पुलिया नहीं था नागपुर खापर खेड़ा का, कांग्रेस की देन है। ये पारचुनी में एक बार डाका पड़ा था, ये राका जी के यहाँ पर। पुलिस वाले बोले वो भाई को तू रात भर बैठ जा, डाके का पता नहीं करेंगे। ये समय ये पारचुनी का देखा है। और ये पारचुनी का विकास, विकास तो होना ही है जी। तुम्हारे पिताजी ने, मैं पहले ही बताया, मकान बनाया, आपने बनाया, आपके लड़के को पसंद नहीं, वही तोड़ के दूसरा बना। विकास होता क्या है? हम चले जाएंगे, विकास नहीं रुकेगा। दोस्तों, इन भूल थापों को ना भूलते हुए, जिस कांग्रेस ने इतने साल सत्ता चलाई, ऐसा नहीं है कि बाप ने प्रॉपर्टी रखा और लड़के के हाथ में आई तो बेच दिया, रेल बेच दिए, LIC बेच दिए, सारा। अरे कितना खून पसीना बहाना पड़ा कांग्रेस को ये सारे उद्योग खड़े करने में। है किसी के पास जवाब? आया था क्या? राष्ट्रीयकरण किया सबका, किसने किया? बैंक का राष्ट्रीयकरण, कोयले का राष्ट्रीयकरण इंदिरा जी किया। कांग्रेस की देन है। खाली मिली है सत्ता करके भोग रहे हो, आराम से रहो। ये पब्लिक है, सब जानती है। इसलिए दोस्तों, इनके 10 साल बहुत हो गए। ये ठीक है भूखे सर। पैसे बैठते इनको मिला। अब आप कांग्रेस को वोट देंगे, यही विनंती आपसे करता हूं। और सच को पचा हजम करने की शक्ति इन सब में मिले, ये भगवान से प्रार्थना करता हूं। ठीक है सर। दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि इस महाचर्चा इतनी कड़ी धूप में इतनी लगन से आप सुन रहे हो, और हमारे दर्शक भी पूरे भारत के 24 राज्यों में घर बैठकर ये आपकी महाचर्चा सुन रहे हैं। ये बहुत ही महाचर्चा, यहाँ पे बहुत रंगत आ रही है इस महाचर्चा को। तो आपका सभी का मैं स्वागत करता हूं लॉर्ड बुद्धा टीवी की ओर से। और आप श्रोतागण जो कड़ी धूप में यहाँ पर बैठे, आपका भी हम यहाँ पे शुक्रगुजार करते हैं। तो यहाँ पर अभी तीसरे जो हमारे वक्ता है, किन मुद्दों को जनता के सामने वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, ये बात रखने के लिए मैं हर्षवर्धन निको से, इनसे मैं विनती करता हूं, जो शिवसेना शिंदे गुट से है, आदरणीय हर्षवर्धन निको से। सर, हम आने वाले 2024 में जो जनता के सामने जा रहे हैं, पहला सबसे अच्छा मुद्दा है हमारा कि हमको सुशासन चाहिए। मैं ग्राम पंचायत के माध्यम से भी मैं काम करता हूँ। हमारे काफ़ी ऐसे लोग हैं कि अभी तक घरकुल के लिए भी तरस रहे हैं। मोदी आवास योजना के अंतर्गत मेरे गांव में, मोदी आवास योजना के अंतर्गत, दयाराम जी सुन लीजिए, आप लोगों ने, मैं भी कांग्रेस ही हूँ पुराना, 60 सालों में कांग्रेस को कोई स्कीम लॉन्च करने में क्यों समय लग गया? मोदी आवास योजना के 104 घरकुल एक साल में मेरे गांव में आए। कांग्रेस के कार्यकाल में 1-2 लड़ाई ऐसे होती थी कि वो 2 अगर घरकुल आए तो हम लोग किसको दे? सरपंच के ऊपर काफ़ी लोग पार्शलिटी का आरोप करते थे कि आपने उनको ही 2 लोगों को दिया। मोदी आवास के अंतर्गत पूरे गांव के लोगों का सर्वे किया गया, एक साथ 104 लोगों के घरकुल सैंक्शन कर दिए, अभी कोई घर नहीं बना। तो ये काम करने का तरीका है। पिछले 10 सालों में इस विधानसभा में या इस लोकसभा में सीमेंट रोड बन रहे, पुल बन रहे, खेतों के लिए रास्ते बन रहे,
डामर के रोड बन रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर जनता में जा रहा है ये बोलिए। विकास की बात हो गई अब इससे पहले। तो ये जो बोल रहे हैं कि हम लोगों ने 60 साल लग गए, 60 साल क्यों लग गए? कांग्रेस के नेता लोग अपने कॉलेज, अपनी संस्था, अपने मेडिकल कॉलेज वही जमाने में लग गए। दारू की दुकान, आप लोगों ने दारू की दुकानें, आप लोगों ने लोगों के भलाई के लिए सच्चे दिल से काम किया होता तो आज मोदी जी इस देश में या भारतीय जनता पार्टी इस देश में नहीं होती। आपकी गलतियों के वजह से, आपकी कमियों के वजह से दूसरे लोगों को चांस मिला और इन्होंने मान लिया कि जितने जितने कांग्रेस के भ्रष्टाचारी है उन लोगों को मोदी ने अपने साथ में लिया। तो भाई आप लोगों ने 60 साल में लोगों के काम करने के लिए खड़े थे या भ्रष्टाचार करने के लिए खड़े थे? आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया नहीं होता तो आज ये सारे के सारे लोग उस पार्टी में क्यों जाते? सब अपना पेट भरने का काम किए। आप देख लीजिए पूरे जिले में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं 5-5, 10-10 हजार करोड़ के मालिक बने हैं। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने जाओ तो 1 करोड़ लगता है। गरीब का लड़का कहाँ से उसको पैसा दे? आज पिछले 5 सालों में बुटीबोर में MIM बना, लॉ यूनिवर्सिटी बनी, ये सारी जनता के हितों के काम हुए। और हम आने वाले दिनों में अच्छा काम चाहते। हमारे यहाँ के जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं इनको अच्छा उम्मीदवार नहीं मिला। 420 की केस उसके ऊपर है, 120B की केस है, जो सरकारी कागजों में हेर फेर करके वो सर्टिफिकेट बनाता है, कागज बनाता है, डुप्लीकेट रॉयल्टी बनाता है। ऐसे कांग्रेसी उम्मीदवार से लोगों को क्या अपेक्षा रखना चाहिए, ये सोचने का काम है। अगर ऐसा फर्जी आदमी जो रेती चोरी में, बदमाशी में अगर आता है तो हमारे पार्श्वनिक क्षेत्र की जनता सुरक्षित रहेगी कि नहीं? सबसे पहला है हमारा सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, सब लोगों को घर मिले, सब लोगों को पीने का शुद्ध पानी मिले और युवाओं को रोजगार मिले। हमारे पार्श्वनिक शहर में, नागपुर शहर की मेट्रो पार्श्वनी तक आना चाहिए, हमारे बच्चे नागपुर में पढ़ने के लिए जाना चाहिए। ये सारी चीज़ों को हम सामने 5 सालों में काम करने का हम लोगों का मानस है। ठीक है सर। चुनावी मुद्दों को लेकर हमारे हर्षवर्धन निकोसे साहब ने आपके सामने बात रखी है। दर्शकों, अभी आते हम जो बहुजन समाज पार्टी के हमारे गंगाधर लांजेवार साहब हैं, उनको मैं हमारे लॉर्ड बुद्धा टीवी की ओर से उनको यहाँ पर हमने आमंत्रित किया है। तो उनसे जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो जनता को वोट मांग रहे हैं, जनता के सामने जा रहे हैं। आदरणीय गंगाधर लांजेवार साहब। सर, बहुजन समाज पार्टीची जेव्हा UP-मध्ये 4 वेळा सरकार येते आणि 4 वेळा सरकार येऊन या देशामध्ये जेव्हापासूनचं स्वातंत्र्य मिळालेलं आहे, कुठल्या बी स्टेटमधल्या सरकारनं तेवढे कामं केले नाही, तेवढे कामं बहुजन समाज पक्षानं UP-मध्ये आलेल्या सरकारने केलेले आहे। चाहे तो प्रश्न युनिव्हर्सिटीचा असो, चाहे नोकरीचा असो, चाहे जेव्हापासून 50 पासून जेव्हा बी जो बी SC ST OBCचा जो बॅकलॉग जो भरलेला होता तो सुद्धा त्यांनी त्या सरकारने पूर्ण केलेला आहे। हे त्या सरकारची विशेषता आहे आणि आज तोच मुद्दा मी तुमच्या समोर त्याच उद्देशाने जर म्हणतो आहे की आलेलं सरकार भारतीय घटनेच्या अनुसार जर समजा आलेलं सरकार भारतीय घटनेच्या नुसार जर समजा ते काम करते आहेस तर सेंटर आज ते स्टेटमध्ये झालेलं आहे। आज ते लोकसभेचं इलेक्शन आहे। मी इथल्या सर्व मतदार बंधूंना विनंती करतो की जे काम UP-मध्ये ज्या सरकारने केलेलं आहे तेच काम सेंटरमध्ये व्हावं, हा बहुजन समाज पक्षाचा मेन उद्देश आहे। आणि भारतीय घटना परिपूर्ण अंमलामध्ये कशी येईल हा बहुजन समाज पक्षाचा मुख्य उद्देश है। भारतीय संविधान अमल में लाया जाए, कोई भी पार्टी सत्ता में रहो, लेकिन संविधान का अमल जो है, जो जन जन तक, घर घर तक जाना चाहिए। यहाँ का जो दलित है, शोषित है, पीड़ित है, आदिवासी है, जो जंगल में रहता है, वहाँ तक इस स्वतंत्र का भारत जो बना है, स्वतंत्र 70 साल 75 साल जो हुए हैं, तो इसकी जो किरण है वो झोपड़ी तक जाए, ऐसी बात यहाँ पे हमारे गंगाधर साहब ने रखी है। तो दर्शकों,
अभी वक्तागण का राउंड यहां पर खत्म होता है और आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण रामटेक चुनाव क्षेत्र पारशिवनी से आप देख रहे हैं। और यहाँ की जो जनता है बड़ी तन्मयता से कड़ी धूप में बैठी है और बहुत ही लगन से हमारे जो वक्तागण हैं उनके विचार यहाँ पे उन्होंने सुने हैं। तो मैं जो अभी तीसरा जो राउंड है ये राउंड लेने के लिए मैं यहाँ पे जो सामने जो बैठे वाले हैं इन लोगों को मैं बाद में मौका दूंगा, लेकिन जो आम जनता वहां से हमें देख रही है, बातें सुन रही है, तो आम जनता की आवाज क्या है, आम जनता के सवाल क्या है, ये हम जानेंगे। तो जिनको सवाल पूछना है वो हाथ ऊपर कीजिए, मैं आपके पास आता हूं और ये माइक आपको देता हूं सवाल पूछने के लिए, और इस सवाल का जवाब हमारे वक्तागण यहां पर देंगे आपको। तो मैं आपको मौका देता हूं, उधर जो वहां पर जो छाव में खड़े हैं हाथ ऊपर कीजिए, मैं आपके सामने आना हूं, आपके पास आने वाला हूं। नहीं, उधर पहले उधर है कोई सवाल? ठीक है, हम यहां से शुरू करते हैं। हमारे एक यहां पे जो मतदाता है बहुत ही तन्मयता से पूरी हमारे लोगों की चर्चा यहां पर सुन रहे थे, बहुत ही लगन से सुन रहे थे और बहुत देर से उनके दिल में सवाल आ रहे हैं। तो क्या सवाल है आइए जानते हैं और इस सवाल का जवाब किन, पहले शुरू आपका नाम बोलिए और सवाल किन से पूछना है ये बताइए। जो कांग्रेस के तालुका अध्यक्ष हैं उनसे मेरा सवाल है कि रश्मिताई बर्वे का जो फॉर्म काटा किस बीजेपी के नेता ने काटा है? बोलिए सर, जवाब दीजिए। दयाराम भोयर साहब, कांग्रेस के लिए सवाल है ये। रश्मि बर्वे जी आज से नहीं 20 साल पहले से इलेक्शन लड़ते आई है, यहाँ तक कि जिला परिषद की अध्यक्ष भी बनी और उस समय में वो सर्टिफिकेट उनके जो पास हो चुके थे। मैंने वही बोला, आप समझ नहीं रहे, मैं क्या करूं? मैं क्या बोल रहा हूं तुम समझ नहीं पा रहे? तो देखो, आप क्यों बोलेंगे मेरे साथ? ये आप देखो, क्यों सवाल करेंगे मेरे साथ? सवाल पूछा है, आप सवाल उत्तर देंगे, दूंगा जवाब, और आपको खाली उत्तर देना है आप जब सर। सवाल दूंगा, आप पूछेंगे दूंगा ना आपका जवाब। आप क्यों बीच में बोल जा रहे हो? नहीं समझता तो बैठो। भोयर साहब, सवाल का जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं ना। हाँ बोलिए। क्या गलत बोला हूँ? बैठो, क्या गलत बोला हूँ? बोलिए, कि बोलिए, पहले, बोलिए। अरे बैठो यार, आप नहीं सुनने की दम है तो आप बैठिए, आप बैठिए, आपका सवाल का नंबर है, जवाब आपका जवाब दीजिए। दूंगा हाँ ना। बोलो। आपका भी नंबर दूंगा। भोयर साहब बोलिए, उत्तर दीजिए। जब वो जिला परिषद की अध्यक्ष थी, एससी राखीव कोटे से चुन के आई थी, उस समय में भी सर्टिफिकेट पास हुए थे। क्या तब तक के वो गलत था? प्रशासन क्या था, शासन क्या था? और उसके बाद में अभी जो आपने जो निकाल करके जो अभी कोर्ट में मामला विचाराधीन है, इसलिए मैं आपसे इस बात पे नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, और है रश्मि बर्वे का जो कास्ट सर्टिफिकेट का प्रकरण है 2019 में मामला प्रकाश में आया है, ऑन रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, माहिती अधिकार लगा के देख लीजिए। 2019 से उनका प्रकरण कोर्ट में गया है। रश्मि बर्वे 2020 में जिला परिषद का चुनाव लड़ी हैं, यानी आप लोग पहले से जो है काला पीला करने की तैयारी में थे क्या? बोलिए सर, जवाब दीजिए। उसके 10 साल पहले भी वो साटक से एससी कोटे से लड़ी है। अब आप उस बात को पीछे जा करके इस इलेक्शन के तरफ में मजा वो कट चुका है, वो फार्म विचाराधीन है। आप सही मुद्दे पे आने वाले हैं, उस बात पे आओ। उसी एक सब्जेक्ट पे जाओगे, कितना भी घिसोगे ना आपको जवाब मिलेगा ना मैं दे पाऊंगा। इसलिए आप सही मुद्दे पे आओ, सही मुद्दे पे आओ। जो मैदान में लड़ना है तो सही मुद्दे पे आओ। ठीक है, आपका सवाल पूछिए। आइए, इधर आइए, सामने झूठ क्यों बोल रहे इधर हैं? आइए। ऐसा ऐसा जब कैमरे के जवाब सामने। नहीं दे सकते तो झूठ क्यों बोलते हो? हाँ, एक मिनट सर, आप बात मत रखो यहाँ पे। 50 लोग बोलते होंगे तो मैं अभी भी आपको बोलता हूँ, आपने लॉर्ड बुद्धा जी दिलाया है, इतना भी दम नहीं आप में। जो सवाल कर रहा है उसको जवाब देने दो। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ मैं। तो ये देखो, चिल्लाना है तो तुम चिल्लाओ ना। आपको लाल टोपी पहन ले, 10 लोग आके आगे बैठ देखिए, गए। लाल नहीं, बाकी क्या भगवी मजाक है। समझ रहे हैं क्या? ठीक है सर, देखिए मजाक समझ रहे इस बात को? लाल नहीं, भगवी आपको टोपी जो है। सवाल है वो सवाल पूछिए, उसका जवाब देंगे, बाकी लोग अंदर बोलना नहीं है। नहीं, आप ये बोलते होंगे तो हम चले मौका दिया जाएंगे ना। जाएगा। ये देखो महिला है, उनको सवाल दो, हम एक जवाब मिनट देते रुको, हैं। एक मिनट। हाँ बोलिए। मेरा नाम सौ रेखा रामेश्वर दुनेदार है। मैं भारतीय जनता पक्ष से नागपुर जिला की महामंत्री हूँ और मैं जो ये कांग्रेस के तालुका अध्यक्ष है, ये कोई हमारे दुश्मन नहीं है, यहाँ दुश्मनी नहीं चल रही है। हमें जो हम एक से सवाल पूछेंगे, जवाब पूछेंगे, उसी के हमें जवाब देने। मुझे इनसे 3 सवाल पूछने हैं। पहला सवाल तो ये है कि इन्होंने कहा कि कन्हान जैसे गांव में देश के पंत प्रधान मोदी जी आते हैं और भाषण देते हैं, क्या वो एक स्त्री से घबरा गए? तो मैं इन्हें ये सवाल पूछती हूँ
कि एक देश का इतना बड़ा पंत प्रधान जिसने आज भारत देश को पूरी दुनिया में एक ऊंचाई पे रखा है। मैंने यही बोला था कि आज तक हमने पंतप्रधान की कोई सभा रामटेक में कहीं देखी नहीं। आज वो घबरा चुके हैं कि वो नारी की ताकत देख करके समझ गए थे ये सीट खतरे में है। आपके करके कहने वो से मैंने कोई तो आता ये नहीं बोला था ना। सवाल करके उत्तर मैंने दे दो। बोला, वो घबरा गए करके आगे बोला। अरे सुनो ना, इसमें गलत क्या सुनो। बोला? मैं भी देश का नागरिक हूँ ना। हाँ बोलिए तो बोलिए, मैंने बोलिए। बोला ना कि वो घबरा गए एक महिला की ताकत अरे देख आपके करके कहने यहाँ से पर। कोई अरे प्रधानमंत्री बात नहीं रखने दो ना सर, आप को बीच में बात कर रहे हैं। समझाओ ना यार इनको सबको। बात कर वरना कर रहे अगर बीच ये में। यही बड़बड़ करे। ये देखो अरे आप ही लोग बोलते रहो ना फिर। एक भोयर साहब, आप ही लोग बोलते रहो ना। सर एक मिनट, ये देखो आपको सवाल मेरे से पूछने, जो सवाल करता है एक कोई मिनट मैं हो गया उसका यार। जवाब दूंगा। सवाल आपको में पूछने हैं तो उत्तर देंगे, तो उत्तर सुनने की हिम्मत रखो ना। बिल्कुल बिल्कुल रखेंगे। क्यों गड़बड़ी कर रहे हैं आप? हाँ बोलिए, दूसरा सवाल बोलिए। दूसरा सवाल यह है कि जिस हमारे नागपुर शहर की नहीं, हमारे महाराष्ट्र की आज तो देश की आन बान शान जो है नितिन जी गडकरी, उनके ऊपर भी आपने उंगली उठाई है कि उन्होंने कौन सा काम किया है। ये आप खुद भी जानते हो, जिन्हें पूरा देश गडकरी के नाम से नहीं रोडकरी के नाम से जानते हैं, और आज आप उनके ऊपर उंगली उठा रहे हो। हमें जवाब दीजिए, क्या सोच के आपने उनके ऊपर उंगली उठाई है? बोलिए सर, जवाब शायद दीजिए। आपके सुनने में कमजोरी है, फिर मेरा सवाल ठीक से पढ़ा नहीं, टेप है भी सब। मैंने यही बोला था कि इतनी बड़ी मेट्रो, मैंने बोला था कि गडकरी जी हमारी भी आदरणीय है। बोला इतनी बड़ी मेट्रो कल शाही मंदिर तक थी, अचानक इलेक्शन आया तो कन्हान का पुलिया पार करके कन्हान शहर उनको दिखा। ये मैंने बोला हो, ये सच भी है, सच भी है। क्यों वहां तक सर्वे हुआ था और क्यों? दो जवाब आपका। अब इलेक्शन आया, इलेक्शन में बोलना पड़ता क्या? अब हम नदी के इस पार में भी लाएंगे मेट्रो, नहीं बोलना चाहिए, ये गलत बोला था। ठीक है, उन्होंने, चलो ये बोला। तीसरा सवाल। क्या मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, गडकरी साहब सिर्फ इलेक्शन है करके काम कर रहे हैं? पूरे 5 साल वो काम करते नहीं? मुझे सब बताइए, आम जनता बताइए मुझे। हमारे गडकरी 5 साल रात दिन मेहनत करके काम करके आज हमारे नागपुर जिले की नहीं पूरे भारत की क्या कितनी बदल दिया है, उन्होंने चित्र बदल दिया है। और आप इस तरह के सवाल कर नहीं सकते आप। मेरा तीसरा सवाल है। अरे बोलो, मेरे को बोलने दो, आप ही बोले, आप तो भाषण बोलिए, दे रही हैं। बोलिए, बोलिए सर। मैडम थोड़ा बोलिए। मेरा धूप ज्यादा है। ये देखो, मैडम धूप ज्यादा है। ये देखो, एक बात मेरी सुनो, हाँ, धूप ज्यादा व्यक्तिगत है। कोई बात सुनो यार। आप पर मत ना ले, व्यक्तिगत सुनो, बात ना ले। मैं सवाल है, मैं- सवाल पूछो, आंसर देंगे। हाँ। अरे बस, हाँ बैठिए, हाँ बैठिए बैठिए सर, बोलिए सर, ये बोलिए। बोल रहा हूँ, भोयर साहब बोलिए। आप मैडम ने बोला कि गडकरी साहब ने क्या नहीं किया क्या। अरे वही गडकरी साहब है जो मेघे साहब के साथ बैठते थे, आमदार बैठे थे। आपको इतिहास नहीं होगा तो इनको मालूम है, मुझे मालूम है। बाद में सत्ता पे अलग बात है, तो क्या इसके पहले नागपुर का विकास कुछ हुआ ही नहीं है क्या? खाली यही आ करके खड़े होकर विकास हो गया? और किराए के 2-4 लाए सर के यही टाली बसती तुम्हारे बात पर, उधर से नहीं बसती, जनता से नहीं बसती। जैसे किराए से लाए ना वहीं से बसती है टालियां खा जा। हाँ एक मिनट, बैठिए बैठिए, नीचे बैठिए, नीचे बैठिए। बात, अरे सब बैठिए आप, वहाँ पे बैठिए, वहाँ बैठिए आप, वहाँ बैठिए, अरे किराए से लाने वाले ये लोग बैठिए, हैं, मेंगर साहब बैठिए। बैठ जाओ। अरे बैठिए भैया। आ गई किराए से लाते देखो, लाते मैं लोगों को। देखो, ये महाचर्चा है, शांति से आपको सवाल पूछना है और वो आप उत्तर देंगे। हाँ, मैं इधर जा रहा हूं, ये हमारे जो देश के युवा है। आइए सर, एक मिनट, नहीं होगा, आपका राउंड होगा। हाँ सर, आपका नाम बोलिए। बिमटे. भोयर साहेबांना मी एक विचारतो की भोयर साहेबांनी जे म्हटलं की राजवीर पारवे हा दारूचा कॅन्डिडेट, दारू विकणारा कॅन्डिडेट आहे. पण दारू विकणारा कॅन्डिडेट आहे तेव्हा विधानसभेत जेव्हा आमदार होता तेव्हा तुम्हाला दारू विकणारा दिसला नाही का? दुसरी गोष्ट अशी आहे की तुमचा जो कॅन्डिडेट आहे ह्या रेती चोर आम्ही नाही म्हटलं आहे, या 420चा गुन्हा दाखल झाला आहे. मग तो कॅन्डिडेट आमच्या कॅन्डिडेटवर दारूचा गुन्हा दाखल झाला आहे का? मग आरोपी कोण आहे? एक बर्वे आहे की पारवे आहे? याचं उत्तर यांनी भोयर साहेबांनी द्यावं. सम्मानित भीमटे बर्वे है या पारवे है, ये इसका सवाल हाँ जी। अभी हमारे भोयर साहब मैं देंगे। हर किसी का जवाब दूंगा, धूप कितनी भी हो। हाँ, धूप होने दो। शांति से सुनो, शांति से सुनो। हाँ बराबर मैंने है। जो बोला था वह टेपिंग है, हर हाँ, बार बोलो सर। टेप है, हर बार टेप। मैंने बोला था, बोलिए भोयर साहब, बोलिए। सम्मान्य पंतप्रधान मोदी जी हमारे कनान आए, इन्होंने जुमदेव बाबा का उल्लेख किया। पहले ध्यान सुनो, पहले बात को समझते जाओ। जुमदेव, पहले सुनो, जुमदेव बाबा का उल्लेख करके उन्होंने वहां बात की। तब मैंने बोला कि पंतप्रधान मोदी जी को ये नहीं पता क्या, जिस जुमदेव बाबा ने व्यसन मुक्ति किया था, लेकिन जो उम्मीदवार हमने कांग्रेस से तो हम चुरा के ले गए, उसकी दारू की दुकान है, ये मैंने बोला था, ये सच है। तो जुमदेव बाबा का नाम मत लो ना,
सभा में जुमदेव बाबा को मत लाओ ना, बेचारा वो कितना उन्होंने बड़ा बाबा महान साहब का भी त्यागी नाम है, लिया था ना। कितना कितना महान त्यागी है वो, नीचे बैठो, कितना बैठो। महान त्यागी है वो, बैठिए, कितना हाँ हाय आप देते, आप बैठिए, एक मिनट बैठिए, बैठिए, इसलिए मैं बोला बैठिए, जुमदेव बाबा का बैठिए, नाम मत लो। बैठिए, एक मिनट, ये देखो, रही दूसरी बात, एक मिनट, हाँ सर सर महाचर्चा सुनने हैं या सर उनका आधा जवाब रहेगा ना सर, एक मिनट। उनका आधा जवाब राज भैर साहब, 420 एक दूसरा मिनट, जवाब एक है ना मिनट। उनका। महाचर्चा में अगर आपको शामिल होना है, बात अपनी रखनी है तो आपको मौका दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा शांति से, इतनी कड़ी धूप है और इतनी कड़ी धूप में आप झगड़ रहे हो और पूरा देश आपको देख रहा है। चलो कोई बात नहीं, अभी इनके पास तो आइए सर, आप आइए, यहाँ पर आइए, हमारे कैमरे के सामने आइए। पहिली गोष्ट सांगतो की यांनी सांगितलं की तुमचा आमचा रिश्ता आहे आणि त्याच्यामुळे कदाचित मी तो उठलो मधून त्याची क्षमा मागतो. नाही सांगा, ऐका, क्षमा मागतो. दुसरी गोष्ट, तुमचा माझा रिश्ता आहे तर याच्याकरता तुम्हाला मी जेवणाचं आमंत्रण देतो निवडणुकीनंतर, शुद्ध शाकाहारी आणि बिना दारूचं. हां माझ्याकडून जमत नाही ते म्हणून सांगतो. आता सांगतो, पहिली गोष्ट, तुम्ही कणांच्या सभेला मोदीजी ते संविधानानं आले, संविधानाच्या अधिकारानं आले. दुसरी गोष्ट, तुम्ही खापरखेड्याचा पूल म्हटलं, खापरखेड्याचा तुम्हाला इतिहास माहित नाही. खापरखेड्याचा पूल आमच्या नितीनजी गडकरीने 1995 नंतर बनवलेला आहे. हा तुम्ही इतिहास वाचून घ्या. इकडचाही बनवला. तिसरी गोष्ट, थांबा, तिसरी गोष्ट, संविधान इंदिराजीने खोडलं आणि आपलं पद वाचवण्याकरता 1975ला आणीबाणी लावली, संपूर्ण देशाला या जेलमध्ये टाकलं, इंदिराजींनी टाकलं. आणि चौथी गोष्ट, जे बी सुनील बाबूवर जो बी आरोप आहे तोही संविधानाने केलेला आहे, भारतीय जनता पक्षाने केलेला आहे, हे लक्षात ठेव जा. ज्या बी काही जमानती झाल्या त्यांच्या, त्या बी संविधानानं झाल्या. आणि ज्या वेळेला झाल्या नाही त्या वेळेला आपण म्हणत होते, आपले लोक म्हणत होते की प्रेशर आहे, त्या प्रेशरमुळे जमानती झाल्या नाहीत. आणि सवाल सांगतो आता, कोणून घेतले, बस एवढंच. आणि तुम्हाला जेवण करायला यायचं आहे, बस. ये देखो, यहाँ पर आपको खाली सवाल पूछना है, भाषण देने का नहीं. भाषण इन्होंने दिया है. नहीं नहीं नहीं, अभी सवाल नहीं, आपका खत्म हो रहा भाषण हूं. नहीं नहीं, डबल नहीं, ये लोग इतने लोग हैं यहाँ पर. भाषण सर का आइए, मौका आया तो आपने वाली आइए। बस में जी को आगे कर दिया. ऐसा आइए, हमारे उस समय कैमरे के तो सामने दम नहीं था आप में. आइए. हाँ, आपका नाम बोलिए और सवाल बोलिए. माझं नाव प्रतीक वैद्य आहे. मी भारतीय जनता युवा मोर्चाचा जिल्ह्याचा उपाध्यक्ष आहे. काकांना माझा एक प्रश्न आहे. काका, तुम्ही कधीपासून तालुकाध्यक्ष आहे? किती वर्ष झाले? नाही नाही, किती वर्ष झाले? हा, 17 वर्ष तालुकाध्यक्ष आहे. आपल्या भाजपामध्ये प्रत्येक 3 वर्षांनी कार्यकर्त्याला चान्स मिळते. कधी अशोक काका कुठे होते, कधी योगेश वाडी बसमे होते, कधी अतुल हजारे होते, उद्या मी राहीन, मनोज गिर राहीन, सागर सायरे राहीन. विषय असा आहे, ह्याच गोष्टीमुळे लोक काँग्रेस सोडून चालले आहे. याच गोष्टीमुळे लोक काँग्रेस सोडून चालले आहे. दुसरा विषय, ज्या लाल बहादूर शास्त्रींचं यांनी नाव घेतलं की त्यांनी एक वेळ उपास करायला लावला होता. आपल्या देशाचे महत्त्वाचे, आपल्या देशाचे पंतप्रधान जेव्हा त्यांचा मृत्यू ताश्कंद येथे झाला, त्यांची बॉडी भारतामध्ये आणली, तर बॉडी आणल्यावर त्यांची चौकशी केली पाहिजे की नाही केली पाहिजे? सांगा, तुम्ही सांगा. आपल्या पंतप्रधानाची जेव्हा मृत्यू झाली तेव्हा त्यांची बॉडी जेव्हा भारतामध्ये आणली, त्यांची चौकशी केली पाहिजे की नाही केली पाहिजे? का नाही केली चौकशी? तेव्हा का नाही केली चौकशी? सांगा तुम्ही. सर जवाब दीजिए आप. जवाब देता हूँ ना. हाँ, बैठिए, बैठिए. अब ये बोल रहे हैं मैं कितने साल से सरपंच हूँ. मौका सबको दिया जाएगा. सुनो तो, आप बोलिए. सरपंच नाही म्हणलं, मैं तालुका अध्यक्ष. मैं तालुका अध्यक्ष, मैं ग्राम पंचायत में भी 3 टर्म सरपंच रहा हूँ, मालूम है. पब्लिक ने चुन दिया होगा तभी डबल टिबल आदमी आता है, ऐसा नहीं सिंगल के बाद डबल आता है. उस पार्टी का इस पे भरोसा होगा. तुम्हारे 3 साल में हो जाते होंगे कंडम, लेकिन मेरे पार्टी का मेरे पे भरोसा है. आवाज निकाले पब्लिक. ये तुम कोई नहीं होते सवाल करने वाले कि कांग्रेस के पार्टी ने मुझे कब तक मौका दिया. आप कोई नहीं देते, आप कोई नहीं है. आप भाजपा के बारे में बोलो. हाँ, ठीक रही है. बात ताशकंद की, सर हाँ, बोलिए, रही गांधी बात- परिवार की रही लाइन बात- है, गांधी रही बात परिवार की शास्त्री लाइन जी है, वो भी नहीं की. छोड़ना अरे, चाहती, ये भी रही नहीं बात- छोड़ना उनकी बात होने दो ना, रही बीच में बात- मत बोलो. हाँ, रही बोलिए. बात शास्त्री जी की. हाँ, अब वो इतिहास 67 का जमाना है, एक मिनट. शायद पता नहीं है. हम भी बहुत छोटे थे, आपकी पैदाइश हुई थी कि नहीं थी पता नहीं है, लेकिन 67 के जमाने का
वो खोलने के लिए ना बहुत बड़े लीडर, इतने बड़े लीडर ना आप है ना मैं हूँ। हाँ ठीक है, चलो आइए सर, आइए हमारे कैमरे के सामने आइए। हाँ, आपका नाम बोलिए और आपका सवाल बोलिए। मैं डॉक्टर प्रमोद भड, जिल्हा उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा, नाही जिल्हा उपाध्यक्ष आहे, भारतीय जनता पार्टीचा एक पदाधिकारी आहे. मी जबाबदारीने बोलून राहतो. मला एवढंच विचारायचं यांना, यांनी जे नोटबंदीचा विषय घेतला, नोटबंदी सन्माननीय बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दर 10 वर्षानंतर नोटबंदी झाली पाहिजे असा निर्णय त्यांच्या मनात होता, त्यांनी दिला होता तो निर्णय. पण 10 वर्षानंतर झाला का नाही निर्णय झाला, मधात एकदा झाला. आणि हा निर्णय जो मोदीजींनी घेतला 8 डिसेंबर 2016ला, याच्या मागे एक लॉजिक होतं, याच्या मागे एक कारण होतं. जो भ्रष्टाचार झाला होता, 2G स्पेक्ट्रम घोटाळा, 3G स्पेक्ट्रम घोटाळा, कोळा घोटाळा आणि घोटाळ्याने बरबटलेले जे सरकार होतं, त्याचा जो पैसा जमा झाला होता, तो पैसा त्यांच्या खिशातून काढण्यासाठी ही नोटबंदी आणली होती. 500 आणि 1000 रुपयाच्या नोटा ज्या बंद केल्या, त्यामध्ये भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात झालेला होता, तो काढण्यासाठी ही नोटबंदी झाली होती. त्यांच्या खिशातले पैसे हे पूर्ण कागदाच्या रूपामध्ये हे नोटबंदीच्या आधारामध्ये झालेले आहे. आणि गरिबाचं कोणत्याही प्रकारचं नुकसान झालं नाही, त्यांचे पैसे बरोबर बँकेत झाले आणि त्यांचे पैसे बदलून देण्यात आले, हे मी सांगू इच्छितो. धन्यवाद. सर सवाल का जवाब दीजिए। अब आप भी इतने बड़े पत्रकार हैं, आपने समझे, वो तो भाषण दे के गए, सवाल तो क्या वो बोले इसलिए किया, वो समझा के गए लोगों को। सम्मानीय हमारे दोस्त है, सवाल नहीं किया उन्होंने, सवाल नहीं किया, उन्होंने बताया। रही बात उनके इसमें गरीबों का जो लाश बोल रहे, जो लाइन में लोग लगे, जो मरे, इतिहास गवाह त्रिपाठी जी, आप भी, ये बस में कोई शक नहीं है, कोई दुश्मन नहीं मेरे, लेकिन इतने सारे सिर्फ भाजपा वाले सवाल करके अकेला कांग्रेसी जवाब दे रहा हो, बाकी लोगों को मौका देंगे कि नहीं देंगे पूछने का? चलो आइए आप, देंगे कि आप नहीं आइए। देंगे? नहीं क्या सब भाजपा लाए यहाँ पर आप, आपने? एक मिनट, आपका नाम बोलिए, सवाल बोलिए, किससे सवाल? मेरा नाम अशोक कुथे है. हॅलो, मेरा नाम अशोक कुथे है. मैं माझा प्रश्न आहे दयारामजी भोईर साहेबाकडे. माझा हे म्हणणं आहे, राज्यघटनेचे शिल्पकार बाबासाहेब आंबेडकर आहेत. या देशाचे घटनेचे शिल्पकार बाबासाहेब आंबेडकर आहेत. त्याला मी नमन करतो, कारण ते महान पुरुष आहे. पण विषय त्याला जुळून आहे, त्याकरता मी भोईर साहेबाला एवढीच विनंती करतो, राज्यघटना जेव्हा काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली राज्यघटना तयार झाली, घटना त्यांच्या समोर तयार झाली, त्यांचे भलाई ते आंबेडकर साहेबाच्या हाताने झाली असन, पण शेतकऱ्यासाठी का ठेवलं त्याच्यामध्ये? घटनेमध्ये कोणती तरतूद केली शेतकऱ्यासाठी? दुसरा प्रश्न, मग जर एवढं काँग्रेसला बाबासाहेब आंबेडकर प्यारे होते, तर मग भंडाऱ्यामध्ये त्याला लोकसभेतून काऊन पाडलं? या दोन प्रश्नाचे उत्तर द्या. हाँ, इसका जवाब दीजिए सर। सन्माननीय अजय मित्र, माजी अध्यक्ष होते आपण. छोट्या माणसानं कधी प्रश्न करायच्या अगोदर हे विचारावं का मी त्या लेवलचा हो का? पुन्हा ऐक. जेव्हा आंबेडकरजी भंडाऱ्यात केव्हा हारले, कसे हारले, राज्यघटना कशी बनली, शेतकऱ्याला का बनवलं, अरे त्या लेवलचं ठेवा ना. हे त्या लेवलचं नाही, ह्या लोकांच्या लेवलचं आहे, ह्या लोकांच्या लेवलचं सर आइए आहे. सर, कोण पाहते तुम्ही का केलं आपण. इतिहासात? ते त्या इतिहासात का करून राहिलं कोणी? त्या इतिहासाने कोण पाहून राहिलं रे? कोण पाहून आलं त्या इतिहासाला? येतं ह्या लोकांच्या लायक बोला, ह्या लोकांच्या लायक बोला. नीचे बैठो. हाँ सर, आपका नाम बोलिए, सवाल बोलिए। मेरा नाम मनोज गिरी है. 2007 में कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट पेश किया था कि राम डज नॉट एग्जिस्ट. तो आप आज भी क्या प्रभु श्री राम को काल्पनिक मानते हैं? जवाब दीजिए सर। प्रभु रामचंद्र जी को प्रणाम करता हूँ मैं. जैसे बाकी आजकल नए नए धर्म निकले, उसकी तस्वीर फेंक दो, इसकी तस्वीर फेंक दो, ये मत रखो और उसमें नहीं हो. राम भगवान ये सबका है. एक मिनट, हाँ चलो सर. हाँ देखो, यहाँ पर जो हमारे युवा है, बहुत देर से वो इंतजार कर रहे सवाल के लिए, तो बोलिए सर। मेरा नाम डॉक्टर इरफान है, जैसे तो सभी परिचित है. मेरा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के जो पदाधिकारी है और जो यहाँ पे उपस्थित है, पहली बात, सबसे पहला तो ये नेशनल इशू है, लोकसभा इलेक्शन है, मुद्दे क्या होने चाहिए? महिला सुरक्षा, रोज़गार, 15 लाख, ये मुद्दे होने चाहिए. महंगाई, उसके बाद पुलवामा, आपके पास किसानों के साथ में जो आप व्यवहार कर रहे हैं, वो ये मुद्दे होने चाहिए. मुद्दे ये नहीं है कि कौन कहाँ हुआ, किधर से लड़ा, क्या हुआ.
मुद्दे महत्वपूर्ण क्या है? मेरा एक मुद्दा सबसे पहला महिला सुरक्षा के ऊपर। जिस महिला सुरक्षा की गारंटी मोदी जी देते हैं, पहली बात तो ये भारतीय सरकार होती थी अभी तक, 2014 के बाद से मोदी सरकार हो गई। तो मेरी पहला प्रश्न है वो है महिला सुरक्षा को लेकर कि जिन पहलवान बेटियों के बारे में जो जंतर मंतर पर बैठी थी और जिस मंत्री ने उनके साथ में जो दुर्व्यवहार किया था, उसके बारे में मोदी जी मौन क्यों थे और उस पर क्या कार्रवाई? नंबर 1। नंबर 2, 15 लाख का वादा जो पिछले चुनाव में किया था 2014 में, और नोटबंदी के थ्रू जो काला धन वापस आएगा, तो काला धन तो आया पर वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की शक्ल में आया। अब मेरा सवाल ये है कि जिस कंपनी को, और जो दारू का विषय अभी चल रहा था, आपको ताज्जुब होगा और आप लोग सबने पढ़ा है कि दारू कंपनी के उस मालक ने बाकायदा पहले 5 करोड़ का चंदा बीजेपी को दिया, उसके बाद 50 करोड़ का दिया। ये मुद्दा है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बारे में आपका क्या कहना है? ठीक है। उसके बाद में अगला मुद्दा आता है पुलवामा। जिन पुलवामा के शहीदों के ऊपर माननीय पंतप्रधान ने वोट मांगे थे, बाकायदा स्टेटमेंट है उनका, उन पुलवामा शहीदों के बारे में अभी तक ये पता क्यों नहीं हुआ कि आरडीएक्स कहाँ से आया? इसका जवाब आप दीजिए। इसके बाद में किसानों का मुद्दा है। आप सबको मालूम है पिछले साल कपास का भाव कितना था? 10,000 के ऊपर। लेकिन अभी का भाव, अभी पिछले साल की बात है। माननीय सुनील बाबू जब इस सरकार में मंत्री थे तब कपास का भाव 10,000 के ऊपर गया था। लेकिन आप देखिए, हाँ, दूसरी चीज, मैं किसी का नाम, अरे आरोपी तो सबको ही है, कौन आरोपी नहीं है? बीजेपी के 100 से ज्यादा नेता के ऊपर 50 से ज्यादा केसेस है जो संसद में बैठे, लेकिन जब तक न्यायालय तय नहीं करता कि ये आरोपी है, तब तक वो आदमी आरोपी नहीं होता, वो अंडर ट्रायल होता है। ये बात आप लोग समझ लीजिए। एक चीज। दूसरी चीज, मेरा यही मुद्दा है कि किसानों के साथ में जो व्यवहार दिल्ली में हो रहा है, जो कीलें ठोक दी गई, जिस एमएसपी का रिक्वायरमेंट है, जो एमएसपी की डिमांड बार बार कर रहे हैं किसान, वो उनको क्यों नहीं दिया जाता? दूसरा, स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है, उसके आधार पर उस रिपोर्ट की अमल बजावनी क्यों नहीं की जाती? धन्यवाद। तो इन सभी सवालों का जवाब देंगे भाजपा के आदरणीय योगेश वाडी भस्मे। एवढे प्रश्न विचारून टाकले का माझ्या लक्षातच नाही राहिले। बोलिए सर, बोलिए, सवाल का जवाब महाराष्ट्र में दीजिए। जिस रामटेक में हम बैठे, यहाँ कहाँ महिला का विषय है? यहाँ कोई महिला पे अत्याचार हुआ है? तो पूरे देश में भी क्या तकलीफ है? जो सांसद पे जो केस है वो तो कोर्ट में है, जो बात तो कोर्ट में है, और आपने उसका उत्तर दिया कि कोर्ट निर्णय लेगा तब होगा। और आपके साथ जब खैरलाजी हत्याकांड हुआ, क्या जवाब? गुजरात सरकार ने जब आरोपियों को बरी करवाया, हत्याकांड हुआ, उनके स्वागत के लिए पीएचपी, बीजेपी के और वीएचपी के पदाधिकारी वहां मौजूद थे। ये न्याय है क्या? महिला न्याय, ये महिला सुरक्षा? बिचारी पहलवान बेटियां रात दिन वहां बैठी रही, देश ने देखा है कि उनके साथ क्या न्याय हुआ है। जो बीजेपी के खिलाफ लिखते वो आपको बिचारी लगती है, क्योंकि वो महिला अब तो बिचारे लग गए, यहाँ हो गए बिचारे। अरे रुको ना, अरे वो जवाब दे रहे हैं, आप को बीच में टोक रहे हैं। एक बात सर सुनो यार। रहे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की बात, आप खड़े हो जाओ, सुनो, कोई नहीं। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड ये तो की जो बीच में बात बोलो है, मत। पहले नहीं, के भी खड़े हो जमाने जाओ में यहाँ पे। पार्टियों को खड़े हो चुनावी जाओ ना। चंदा, पहले भी पार्टियों को चुनावी चंदा मिलता था। आप काय को बात कर रहे हैं बीच में काय को बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस की सत्ता थी, अरे उत्तर दे दो कांग्रेस उनको। की सत्ता थी, हाँ, बोलिए। चुनावी चंदा पार्टियों को तब भी मिलता था और अब भी मिल रहा है। लेकिन मोदी जी ने बताया ऐसा चंदा हम लेंगे नहीं। पहले कोई हिसाब किताब नहीं होता था, कांग्रेस को करोड़ रुपए मिलते थे कंपनियों से। आज उन्होंने बताया इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद करो और जनता के सामने रखो, और उन्होंने सच्चाई रखी है। और उसमें गलत क्या है? लोगों के सामने रखा है सब। हाँ, हेलो योगेश जी, सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए, तब जाके इलेक्ट्रल बॉन्ड का पर्दाफाश हुआ है। एक मिनट। एसबीआई ने, भारतीय स्टेट बैंक, अरे लेकिन बताने की हिम्मत तो रखी, आपने तो उतना भी नहीं रखा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई
कि आपको इलेक्ट्रोल बॉन्ड का हिसाब देना होगा और पाई पाई का हिसाब देना होगा। तो दिया ना। तब जाके दिया जब सुप्रीम कोर्ट ने ये हस्तक्षेप किया। फटकार का क्या अब विषय हर है? विषय कोई में गया हर- होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने हर निर्णय विषय- दिया, उसमें हर फटकार बार- क्या विषय है? एक मिनट। हर बार यही हो रहा है कि सुप्रीम बात कोर्ट बोल रखने रहा है तब जाके काम हो रहा है। हाँ, ये एक देश मिनट। कहाँ जा रहा है? एक मिनट दर्शकों, यहाँ पर जो अभी अभी पधारे हैं प्रहार जनशक्ति पक्ष के सलीम बाघाड़े साहब जो उप जिला प्रमुख है, वो अभी यहाँ पे, उनका तालियों से स्वागत कीजिए आप। तो अभी मौका आपको दिया जाएगा, लेकिन इनको सवाल होंगे। हमने भी बचपन में सुना था कभी इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, है ना। अब इनका दूसरा सवाल था ना कि आपका सवाल बोलो। अरे मैं वही तो पूछ रहा हूँ इनसे, ये कि इलेक्ट्रल बॉन्ड अगर चोरी है, बीजेपी के 300 प्लस सांसद से 6000 करोड़ आते हैं, तो इनके 44 सांसद से 1400 करोड़ आए। अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड चोरी है तो ये वापस कब कर रहे हैं? जवाब दो सर। हाँ, जवाब दीजिए, बैठो। हाँ, बोलिए सर, जवाब दीजिए ना। जिससे पूछा ना, कांग्रेस से। अच्छा, भोयर साहब से आपसे सवाल है वो। मैंने पहले ही बोला था, देश के नागरिक होने से सभी को दिल्ली तक डायरेक्ट पहुंचने का तो पूरा अधिकार है, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो बोला था कि इनके मुद्दे लो, 11,000 का कपास 7 पे, इनका असर करो। अब वो इलेक्ट्रॉल पर और इस पे जाओगे ना तो रात भर भी मीटिंग चलेंगी, तो सवाल के जवाब नहीं होंगे, तो उसके सवाल जवाब नहीं होंगे। समझे? यहाँ की बात करो, लोकल बात करो जो करा है। और इसलिए ये नहीं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं, कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है, आपसे ज्यादा किया है। रामटेक लोकसभा क्षेत्र में प्रहार जनशक्ति पक्ष की ओर से हमारे जिले के जिला अध्यक्ष, हमारे आदरणीय नेता बच्चू भाऊ कड़ू, इनके अनुमति से हमने रामटेक लोकसभा में लोकसभा के कांग्रेस के उम्मीदवार श्याम कुमार जी बर्वे, बसा इनको अपना समर्थन घोषित किया है। बसा ना दोनों। और जिन मुद्दों पे बच्चू भाऊ ने समर्थन घोषित किया है वो मुद्दे भी साफ और क्लियर है। जिस तरह नारी का सम्मान, किसानों की बात, अपंग दिव्यांगों की बात, इन सब विषयों को लेके, महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, आपको 10 मिनट का वक्त दिया है। इन सब विषयों को लेके बच्चू भाऊ ने रामटेक लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के पक्ष के उम्मीदवार 10 मिनट समते श्याम कुमार जी बर्वे, इनको समर्थन किया है। धन्यवाद। होगा? हाँ सर, उधर जो हमारी श्रोतागण खड़े हैं उनको सवाल। आइए सर, आइए सर, आइए हमारे कैमरे के सामने आइए सर। आपका सवाल, आपका नाम और कहां से? मेरा नाम शैलेश ढोरे, पत्रकार हूँ। नमस्कार। सवाल सभी से पूछूंगा, हर्षवर्धन भाऊ भी है, तो सवाल सबसे पहले हर्षवर्धन भाऊ से शुरुआत करेंगे, बीएसपी के लास्ट तक के। पहला सवाल बीएसपी के उम्मीदवार का। यहाँ के बीएसपी के उम्मीदवार रामटेक लोकसभा के नए चर्चित संदीप मेश्राम जी है। ये पहला सवाल, वो कहाँ है? बीएसपी के पहला सवाल, एक लाइन से सारा जवाब देने का। दूसरी बात सर, पूरा सवाल पूछने, हाँ चलिए आप जवाब दीजिए। अब सर चलो जवाब दीजिए आप। अभी सवाल किया हमारे ढोरे साहब ने, पत्रकार है वो। ठीक है, चलो दूसरा सवाल। भाई प्रचार में है तो कहाँ है? कहाँ प्रचार चल रहा है? हम तो देखे ही नहीं उनको इतने दिन से। तो इतने बड़े लोकसभा में कहीं तो नजर आए। चलो अच्छा, दूसरी सवाल मेरा हर्षवर्धन भाऊ निको से, जो पहले कांग्रेस के बहुत बड़े नेता के तौर पर दिखे थे। नेता कार्यकर्ता एक ही बात हो गई। क्या ऐसा लगा कि भाऊ को टिकट मांगी होंगी भाऊ ने, इसलिए शिवसेना पक्ष लिया कांग्रेस छोड़ के? भाऊ जवाब दीजिए। बोलिए सर, जवाब दीजिए आप इनके सवालों का, ढोरे साहब के। ढोरे जी, मागच्या 25 वर्षापासून काँग्रेस पक्षाचं इमानदारीनं काम केलं आणि जेव्हा जेव्हा प्रचाराचं साहित्य मिळत होतं मला, त्याच्यामध्ये नाव लिहिलेलं साहित्य मी वाटप करत होतो आणि ज्याच्यावर नाव नाही आहे ते सर्व साहित्य मी माझ्या घरी जमा करून ठेवत होतो, जेणेकरून भविष्यात एक वेळा तरी मला काँग्रेसचा सिंबल मिळेल आणि ते साहित्य मी वापरेल. पूर्ण दिवाण भरून साहित्य होतं. काँग्रेसचा कार्यकर्ता असूनही मला काँग्रेस पक्षाने आजपर्यंत कुठलंही तिकीट दिलं नाही. सरपंच मी माझ्या भरोश्यावर झालो, बाजार समितीत मी अपक्ष लढून आलो, जिल्हा परिषदमध्ये अपक्ष आलो, त्याच्यानंतरही काँग्रेसचं काम केलं, पण काँग्रेसचं कधी माझी तिकीट मागितली होती का भाऊ तुम्ही लोकसभाची? मला जिल्हा परिषदने दिली, ते काय लोकसभेची तिकीट देणार आहेत?
म्हणून काँग्रेस पक्ष सोडून शिवसेनेमध्ये काँग्रेसमध्ये लोकशाही राहिलेली नाही, सच्च्या कार्यकर्त्याचं महत्त्व राहिलं नाही आणि चमचेगिरी चापलुसी करणाऱ्या लोकांचं महत्त्व आहे. जिथे भ्रष्टाचारी पैसे कमवून देणारे लोक नेत्याला प्रिय आहेत, म्हणून अशा भ्रष्टाचारी लोकांना ते जवळ घेऊन फिरतात. वाडी बसवे साहेब आपल्या संग दुसरं शंकर चहांदे जी तुमचे एक बीजेपीचे खूप मोठे एक महत्त्वपूर्ण कणांचे एक नेते होते. तिकीट ना मिळाल्याने त्यांनी अगोदर वंचित बहुजन आघाडीबरोबर आपलं उमेदवारी जाहीर केली ती. त्यानंतर काय असं झालं आणि ते का तुम्हाला सोडून दुसऱ्या पक्षात गेले? कुठेतरी भारतीय जनता पार्टी रामटेक लोकसभेमध्ये कुठेतरी त्यांना घेऊन या मग बरेच असे नेते होते. अरविंद गजबी आपल्याबरोबर नाराज अशी चर्चा आहे, काय म्हणणार? जवाब दीजिए सर. वाडी शंकर बसवे चांदे साहब. गेल्या 20-25-30 वर्षापासून भाजपचे कार्यकर्ते होते. त्यांना 3-4दा जिल्हा परिषद दिलं. ते कणांचे होते. ती 80 सीट पार्श्वनी झालं तर पार्श्वनीमधून दिलं, 60मधून झालं 60मधून दिलं. एकदा त्यांना जिल्हा परिषदचा सभापती बनवलं. मग कणांचा नगर परिषद झाली तर कणांच्या नगराध्यक्ष बनवलं. मग अध्यक्ष झाले, नगराध्यक्ष झाले. अरे बीच में अध्यक्षाची तिकीट दिली होती. आता निवडून नाही आले तर त्याला कॉपमध्ये घेतलं. म्हणजे जेवढं शंकर चांदेनं देता आलं तेवढं पक्षानं दिलं. आता ते का गेले ते शंकर चांदेलाच विचारलं पाहिजे. कारण काय? तिकीटसाठी का? तिकीट के लिए क्या? नाही, तिकीट त्यांनी मागितलीच नव्हती. मग त्यांनी भारिप में फिर तिकीट वो मागितलीच नाही ना. भारिप के उम्मीदवार थे ना वो. हाँ? भारिप के उम्मीदवार थे ना. भारिप के नहीं, वंचित के थे. वंचित के उम्मीदवार थे, वापस भी ले लिए. क्या कारण था वापस लिए? क्या आपने ये उन तो पे दबाव डाले? आम्ही भारतीय जनता पार्टी कोणावर दबाव टाकत नाही. इथं साध्यापणानं सारं काम चालते. जो सच्चा माणूस आहे, इमानदार माणूस आहे, तोच भाजपमध्ये राहते. त्याला वाटलं तो गेला. याचे उत्तर शंकर चांदे. जब रोहित शर्मा आउट होता है तो पवेलियन नहीं जाता है, तो शायद आपने उनको पवेलियन वापस ला लिया भारतीय जनता पार्टी में, ऐसा सोचेंगे हम लोग? हम जाने वाले को वापस नहीं लेते. जाए तो अच्छा है. तो कहने का मतलब शंकर चांदे आपके साथ नहीं है? नहीं है और होना भी नहीं. हमको जहाँ अच्छे से. नहीं, अभी हमारे सर है, हमारे बहुत साल से पुराने उनके संबंध है. तो मैं आपसे एक सवाल ये पूछता हूँ कि रश्मि बर्वे जी का जब फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो चुका था, उनके जाति प्रमाण पत्र के अवैध हो गया था, तो उसके बाद में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता ऐसा नहीं था क्या कि जिसको टिकट देना चाहिए था आपको? उसमें रश्मि बर्वे ने श्याम कुमार बर्वे का ही नाम क्यों डाला? उसमें किसी भी बड़े नेता का था? आपके पास नेता नहीं थे क्या? ऐसे एससी समाज के ऐसे लोग नहीं थे क्या? एससी समाज का बड़ा नेता नितिन राउत, कुणाल राउत, यहाँ तक के तुम्हारे लिए बहुत सारे ऐसे थे. भाऊ ने भी टिकट मांगे थे तो भाऊ का भी टिकट नहीं करा. तो अरविंद मेरे बाद यहाँ पर रश्मि बर्वे के बाद उनके पति को क्या, तो क्या यहाँ पर पूरी तरह से टिकट को वहीं पे देना था, ऐसा आपका कहना है क्या? परिवारवादी दीजिए सर सवाल का जवाब. ये कांग्रेस पार्टी है और इसके कुछ टिकट देने के कुछ नियम होते हैं. उसके बाद में आपने जो बोला कि और किसी को देना था क्या, आपने 5 साल पहले देखे होंगे हमारे कांग्रेस ने विधानसभा में अल्पसंख्यक एक यादव, एक कुटुंब का, एक घर का आदमी, नया लड़का, उसको भी टिकट दी है. क्योंकि ये पार्टी नए लोगों को लाना चाहती है, पुराने से लेकर के जिन पे ये हुआ है. अब ये सोचो कि दिल्ली के तक जाने के लिए एक कांदरी ग्राम पंचायत का सरपंच कांग्रेस पार्टी ने चुन के कितना बड़ा डील किया है, कितने बड़े डील के साथ उसको उम्मीदवारी दी है. ये भी एक बहुत बड़ी बात है. इसलिए ये पार्टी का मामला है और बड़ों का है, इसलिए मैं आपका उसको कोई जवाब नहीं दूंगा. ठीक है सर, इनके लिए. हाँ बोलिए. एक लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ मैं. लास्ट आपने अभी बच्चू कड़ू के प्रहार जनशक्ति पार्टी के आप पदाधिकारी हो. अब मुझे ये सवाल पूछना है कि बच्चू कड़ू का जो बैनर है, बैनर में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के बैनर में बच्चू कड़ू दिखते हैं, कांग्रेस के भी बैनर में बच्चू कड़ू कहते हैं. समर्थन किसको दिया है भाई, ये बताएं. बोलिए सर, जवाब दीजिए. बच्चू भाऊ ने अमरावती में दिनेश बूम नाम के व्यक्ति को खड़ा किया है प्रहार जनशक्ति पक्ष की ओर से, और वहाँ पे बीजेपी की कैंडिडेट नवनीत राणा है. तो ये तो पिक्चर साफ हो गई. लेकिन किसको समर्थन है ये तो बताओ. समर्थन सीधा कांग्रेस को यहाँ पे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बाकायदा कांग्रेस को समर्थन दिया गया है. हाँ सर. वो अभी ये लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हम. हाँ ठीक है. यहाँ पर देखो, खुले मंच पे बोल रहे हैं. इस महाचर्चा में हमारे एक बुजुर्ग काका है, बहुत कड़ी धूप में बैठे हैं और उनका दिल में का जो सवाल है वो किससे पूछना चाहते हैं, आइए जानते हैं उनसे. मराठी में बोलू हिंदी में? हाँ, मी मराठी माणूस आहे, मी मराठीतच बोलणार आहे. दिव्यांग मंत्रालय होण्याचं समर्थन दिए. मी भाषण द्यासाठी इथं आलो नाही. मी
फक्त प्रश्न विचारासाठी आलो. पहिला प्रश्न तिकूनच आणतो. हर्षवर्धन भाऊ निकोशे, मला तिकीट मिळाली नाही, तुम्हाला तिकीट मिळाली होती. बाळासाहेब ठाकरे जेव्हा इथं लोकसभेचं इलेक्शन होतं त्यावेळेस तुमची तिकीट पक्की झाली होती, परंतु तुम्ही नाही पक्की झाली होती, पक्की झाली मी सांगतो, पण उत्तर देईन, पण त्यांनी नाही म्हटलं आम्ही यांना सोडणार नाही म्हणून तिकीट कटली. दुसरा प्रश्न तो त्यांचा झाला. दुसरी गोष्ट कांग्रेस एक उत्तर हाँ सर, सवाल का जवाब दीजिए सर. यानंतर त्यांना विचारा. भेटले तर घेतलं का? हाँ बोलिए सर, सवाल का जवाब दीजिए. आमचे भाऊ काँग्रेस पक्षाचे नेते आहे. आता त्यांना माहीत असेल की मला कधी तिकीट झाली. ज्याला लढायचं त्यालाच माहीत नाही आहे. अरे कोण लढायला त्याने तिकीट झाली स्थित लढलो नसतो का? ते लोकसभेचं जाऊ द्या. काय हरकत नाही, तुम्ही कबूल करत नाही त्याच्यामुळे काय हरकत नाही. दुसरी गोष्ट, काँग्रेस एवढी वाईट आहे की काँग्रेसच्या वाईट आहे, पण काँग्रेसच्या लोकांची BJPच्या लोकांना एवढी गरज आहे. शिवसेनेची, राष्ट्रवादीची, कसे काय ते एवढे भ्रष्ट लोक आपण तिथं घेतले, भ्रष्ट. आणि काँग्रेसनं काय केलं 60 वर्षात हा एक विषय आहे तुमचा आहे. त्यासाठी ऑडिओ क्लिप आहे माझ्याजवळ. काँग्रेसनं काय केलं 60 वर्षात, हे आपोआप 10 वर्षात आलं का? सर्व रेल्वे 10 वर्षात आली, मेट्रो 10 वर्षात आली, सर्व 10 वर्षात आलं. पहिला प्रश्न असा आहे का या ग्रामीण भागात का पाहिजे शेतकऱ्याला, याच्यावर बोला. लीडर लोकांना कापसाले भाव काय, सोयाबीनले भाव काय, आणि कास्तकार कसा मरते बाकी सोडा. कापसाले भाव पाहिजे. हाँ बोलिए सर, जवाब दीजिए आप. भैर साहब जवाब देंगे. अभी मैं हमारे सामने बैठे हुए भाजपा वाले दोस्तों से बोलता हूँ, जिसमें जितना होता है दम, ठोकता है कोई भी खम, उसी को कहते हम. त्याचं उदाहरण म्हणजे माझे योगेश भाऊ आहेत. योगेश भाऊनं पार्टी सोडली, योगेश भाऊ सेनेच्या सीटवर लढले, योगेश भाऊ कोठेही गेले, दम आहे तुमच्यात आले आणि पुन्हा अध्यक्ष बनले तुमचे. हा दम पाहिजे कोणातही, हा दम नाही आहे योगेश भाऊ. काय योगेश भाऊ दम आहे. योगेश भाऊ गेले आले, तुम्ही आपलं सांगा. फक्त आमचे घेतलेवाले मोहरे घेता आणि हे करता. मी कुठेही गेलो असन पण काँग्रेस विचारधारेत कधी नाही गेलो. हाँ चलो ठीक है. यहाँ पर इतनी कड़ी धूप में एक महिला सवाल लेकर यहाँ पर आई है. आपका नाम बोलिए और कहाँ से आप और किससे सवाल करना है? मैं पहले तो सवाल नहीं करूँगी, लेकिन मैं मराठी में बात कर. माझं नाव प्रतिभा संजय कुंभलकर. मी इथली नगराध्यक्ष आहे, आता माझी आहे. 8 महिन्यापासून माझी आहे. परंतु मला म्हणायचं आहे, जनतेने माझ्यावर जेवढं प्रेम दिलं आणि इथे जेव्हा सरकार होतं, मी नाव कुणाचं घेणार नाही, परंतु जेव्हा महायुतीचं सरकार जेव्हा आपल्या देशात आलं तेव्हा एवढी विकास कामं दिसायला लागली. आज बघा, सगळ्यांची इच्छा होती शिवाजी चौक व्हायला पाहिजे आणि ती इच्छा सर्वांची पूर्ण झाली. तर यामागे सर्वांचं म्हणजे सर्वात जास्त हे म्हटलं तर याच्यात माननीय आमदार आशिषजी जयस्वाल साहेबांचा. हां, मी प्रश्न विचारते, यासाठी विचारते की या गावामध्ये साधा रस्ता नव्हता, मेन चौक. या रस्ता बनवण्यासाठी किती संघर्ष करावं लागलं, किती रस्त्यावर यावं लागलं, पेच रोड जिथे हे होत होतं. आणि या विकासाचं काम आपल्या देशात तर होतच आहे. पण आता मी सर्वांना विचारते की पार्श्वनीमध्ये खरंच विकास झाला की नाही. मी यांनाही विचारते, पार्श्वनीमध्ये 5 वर्षात विकास झाला की नाही. 5 वर्षाचा विकास बघितला असता पेयजल योजना आहे ती आज 11 कोटी रुपयाची योजना आपल्या घराघरापर्यंत येत आहे. आणि एवढं बघितलं तो जो मागचा साईड आहे, ज्यांना राहायला घर नव्हतं, ज्यांना झोपडीमध्ये राहायचे नाही, मी सांगते मी प्रश्न करते, तेव्हा माननीय मोदी साहेबांनी, देशाचे म्हणजे पंतप्रधान साहेबांनी आपल्याला एवढी मोठी प्रधानमंत्री आवास योजना, हे फक्त एकाच नाही मी प्रश्न विचारते आणि हेही सांगते. आज बघा आपल्या इथे किती, तुमचा प्रश्न काय ते फक्त प्रश्न विचारा. सत्ता तर होती, सत्ता तर येणारच आहे, परंतु जिथे गावाचा विकास तर देशाचा विकास हे आता आपल्याला दिसूनच येते. म्हणून माननीय मोदी साहेबांनी म्हटलं, अब की बार 400 बार. विकासाचं खरंच नेतृत्व करायचं असेल तर मोदी सरकार. आणि बघा इकडे
प्रश्न काय विचारायला लागलो? या चला या इकडे. आपका नाम बताइए, कहां से है और सवाल किससे करना है? खाली सवाल पूछने का है. माझं नाव सुरेश भक्ते, करंबाड, माजी ग्रामपंचायतचा उपसरपंच. या सर्व पक्षीय नेत्यांचं या ठिकाणी जे मनोगत ऐकत होतो, कोणी सवाल करते पण उत्तर देत नाही. सत्ता ज्यांच्याजवळ आहे, ज्यांच्याजवळ सत्ता आहे त्यांनीच उत्तर दिलं नाही. मी साहेबांचा प्रश्न जेव्हा ऐकत होतो, भाजपवाल्यांना प्रश्न विचारला, सत्ता त्यांच्या हातात आहे. 2014 मध्ये जे लोकसभेची निवडणूक झाली त्याच्यामध्ये 15 लाख रुपये तुमच्या खात्यात येईल असं पंतप्रधान मोदी साहेबांनी सांगितलेलं होतं. 2 लाख बोलता, एकदम चुकीचं बोलता. असं म्हटलंच नव्हतं, असं म्हटलंच नव्हतं, असं म्हटलंच नव्हतं. ऐकून तर घ्या, थोडं प्रश्न आहे, उत्तर देईन. त्यांनी का म्हटलं होतं सांगतो ना. उत्तर देईन. त्यांनी म्हटलं होतं, ऐकून घ्या. हेलो, एक मिनट शांति रखिए, शांति रखिए. ऐकून ये घ्या. देखो, एक मिनट मी देतो उत्तर. उनका सवाल, ये देखो एक मिनट रुको सांगतो. ये देखो मोदी साहेबांनी म्हटलं श्रोतागण होतं, से ऐका. विनती है, आपकी बात. जुमला अरे यार, ते मी सांगतो. सवाल सुनने की क्षमता रखो ना. एक मिनट, ओ साहेब, ये देखो सवाल का जवाब देंगे हमारे भाजपा के प्रत्याशी. मोदीजींनी त्यावेळी म्हटलं होतं की एका माणसाच्या खात्यात 15-15 लाख येऊ शकते, एवढा पैसा विदेशामध्ये आहे. तुम्ही बरोबर ऐकून घेतलं नव्हतं, तुम्ही फक्त तेवढंच पकडलं. फक्त विदेशामध्ये असलेला काळा पैसा जर भारतात आणला तर एका माणसाच्या खात्यात 15 लाख येऊ शकतात, एवढा पैसा विदेशात आहे असं मोदींनी म्हटलं होतं. ठीक है, अभी दूसरा सवाल उनका है. एक मिनट, दूसरा सवाल कौन सा बोलिए. शेतकऱ्यांच्या हमी मालाला भाव काय? दिल्लीमध्ये शेतकऱ्यांच्या विरोधामध्ये सरकार आपलं असून शेतकऱ्याच्या साध्या येण्या जाण्याला हे नाही, मालासाठी किंमत मागत आहे. त्यांच्या मालाला तुम्ही योग्य भाव द्याल काय? जवाब दीजिए सर आप. मी सांगा, ऐकून घ्या एक मिनिट. हाँ रुको अभी. तिथं जे उभे आहेत ना, अभी शांति रखिए, उनको बात रखने शेतकरी दीजिए. शेतामध्ये राबतो, साधा ट्रॅक्टर नाही घेऊ शकत. 2 दिवस जर फिरायला गेला तर घरची आठवण येते. 6-6 महिन्यापासून तिथं बसले, 6-6 महिन्याच्या अनाज सोबत आणलं, बुलडोजर सोबत घेऊन आले, बंदुकीच्या गोष्टी करतात. ते शेतकरी आहेत का आतंकवादी हे आपण सांगितलं पाहिजे अगोदर. आपका क्या है ते आतंकवादी आहेत का शेतकरी हे सांगितलं पाहिजे अगोदर. बट सवाल यहाँ पे सवाल जवाब हो रहे हैं. अभी आपका नाम बोलिए सर, आप कहां से हैं और किस सवाल किससे कर रहा है, और खाली सवाल पूछिए. माझं नाव हरीश बांगडकर, मी भारतीय जनता पार्टीचा शहर अध्यक्ष. माझा प्रश्न आहे काँग्रेस पक्षाच्या प्रवक्त्याला की आता लोकसभेच्या निवडणुकी संदर्भात पूर्ण देशामध्ये जे आता प्रचाराची धुरा चालू आहे त्याच्यामध्ये विपक्षी गठबंधन, इंडी गठबंधन हे एकच नारा देऊन राहिले का संविधान धोक्यामध्ये आलेलं आहे. संविधान धोक्यात आलेलं आहे, संविधान बदलवणार आहे. हे संविधान धोक्यात कसं आलं आणि संविधान कसं बदलवू शकते याचं तुम्ही स्पष्टीकरण द्यावं. बोलिए सर. भोयर साहब, आपके पास सवाल है. तुम्ही पुन्हा विषय लोकांना सोडून देशाच्या पातळीवर चालले आहेत. हाँ बोलिए ना, बोलिए. मी त्याचं उत्तर देतो आहे. हाँ बोलिए. तुम्ही आपकी बार 400 पार जो नारा आहे, हाँ शांति सुनिए. त्याच्यामध्ये कायद्याचे असे काही नियम आहेत का एवढे मेंबर आपले असल्यानंतर आपलं जर सरकार बहुमतानं 2/3 झालं तर आपण त्याच्यामध्ये काही बदल करू शकतो, ही साधारण लोकांमध्ये भावना गेलेली आहे. अरे बोलू द्या ना यार, अरे बोलू तर द्या यार. कसं माझ्या लोक म्हणू का अरे उभे आपण भी बरं कितके काय करते बात रखने, अरे बात रखने दो उनको. अभी काही वो करता ये देखो ठीक है मान लो सर. एक मिनट, आपका सवाल का जवाब सुनना है तो सुनने के लिए तैयार रहो, बीच में मत रोको आप. हाँ, नहीं सुनने का तो जा सकते हैं. सुनो, मेरे को बागड़कर साहब ने बोला है, इसका बागड़कर इन्होंने. हाँ बोलिए. सवाल का जवाब बोलिए. बैठ के सुनो. अरे पहले सुन लो यार, बोलिए. सवाल इनका है ना. अरे जवाब दे दो ना, काय को बात कर रहे बीच में. हाँ बोलिए. सवाल एक आदमी ने किया है. सवाल एक. अरे सवाल उनका है, आप क्यों टोक रहे हैं बीच में. पहले आप चुप रहने का ये कर लो, पहले तय कर लो आपस में कि आप चुप देखो रहेंगे. आपको सुनना है या नहीं मुझे भैया सुन लो ना, ये तो घर जाओ, तुम्हारा टाइम तो हो गया बोले भोजन का, जाओ घर जाओ.
हाँ अरे हाँ, ठीक है। ताव में आके मत खड़े हो यार। बोलिए सर। ऐसे ताव में आके मत खड़े हो। अरे मैं भी नागरिक हूँ देश हाँ, का। बैठो, मैं आप- भी नागरिक हूँ। समझे कि नहीं? ऐसे उठ के एकदम ऐसे उठ के ये नहीं होता। आओ ना इधर मैदान में, आओ ना। मैं दो हेलो मिनट बोलता हूँ। बैठिए बैठिए सर, बैठिए आप। देखो सुनने का है ना तो ध्यान से सुनो। आप क्यों बीच में उसको टोक रहे हो? जानबूझ करके तुम्हारा सर, कोई बोलिए मतलब सर, है? और जानबूझ के जवाब उतनी नहीं सी दे तैयारी पाएंगे। खाली- अरे लोग सुनने बोलिए। आए, देश में टीवी चालू है, लोग सुनने आ रहे और तुम अपने जिसने सवाल पूछा सोच समझ के आया होगा ना, मैं भी जवाब दूंगा सोच समझ। ओए ओए, अरे ये कोई बात नहीं होती ना यार, नहीं होता ना ये नहीं है इसकी। ये देखो एक मिनट सर, ये देखो लॉर्ड बुद्धा टीवी के कैमरे लगे हैं, पूरा देश आपको देख रहा है। ये क्या चल रहा है? ये कौन सा का पार शून्य में क्या चल रहा है? हाँ भैया, लेकिन सुनो ना तुम, इनका सुनो। हाँ बोलिए सर, हाँ बोलिए सर। लोगों में ये भावना चले गई है कि यदि ये बहुमत ज्यादा हो जाएगा उस दिन ये संविधान को हाथ लगा सकते। खाली शक गए लोगों का कुछ नहीं। पहली बात। अब रही चुनावी मुद्दे की बात। चुनावी मुद्दे की बात तो मैंने जब भी बोला, सीट जीतने के लिए कोई कुछ कितने भी फंडे अपनाते हैं, आप भी अपना रहे, वो भी अपना रहे। ये बहुत बड़ा विषय, देश का विषय है, कोई एक दो गाँव का नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये साधारण जनता तक कितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंच सकता है और अपन क्या कर सकते हैं। वो छोड़ो ना, संविधान 47 से लेकर के चलने आया ना वो। अरे हो ना, तुम्हारा सवाल ही नहीं ना। है लोगों की बात। ये देखो आपका राउंड होने वाला है, जो नए लोग हैं उनको बात रखने दो। तो मैं देता हूँ ना जवाब। हाँ दीजिए सर, साहब मैं दीजिए। देता हूँ। हाँ दीजिए। देखो हाँ, दे रहे आप, दे रहे। इनको संविधान जो बदलने की याद है वो चुनाव के समय आते हैं। ये जब मुंबई में जाते हैं तो महाराष्ट्र से मुंबई को अलग करने वाली ये बात करते हैं। या मुसलमानों के बीच में जाते हैं तो मुझे इस्लाम खतरे में है बोलते। जब गांव में जाते हैं तो अस्सी लगाने का काम इन्हीं का है। कौन संविधान तोड़ रहा? 80 बार कांग्रेस ने संविधान को बदला है और यही बोलते हैं आपातकाल भी इन्होंने लगाया। संविधान की धज्जियां अगर किसी ने उड़ाई होगी तो कांग्रेस ने उड़ाई है, कांग्रेस ने। और ये जब भी इनके बीच जाते हैं तो बोलते संविधान, इतने दिन से हमारी सरकार चला, कौन सा संविधान हमने बदल लिया? जब चुनाव आता है तभी आपको संविधान की यह बात आती है क्या? हाँ चलो, यहाँ पे हमारे युवा कार्यकर्ता है, उनके दिल में क्या सवाल है? एक मिनट। हाँ बोलिए, आपका नाम बोलिए, सवाल पूछिए और कहाँ से बोलिए। मेरा नाम अक्षय मानकर है, मैं पारशिवनी से एक नागरिक हूँ। मेरा विपक्ष से सवाल आहे, मराठीत विचारू? मी म्हणत आहो की 10 वर्षाच्या आधी इथे काँग्रेसचा खासदार पण होता, काँग्रेसचा आमदार पण होता। रामटेक विधानसभा आणि लोकसभा दोन्ही पण काँग्रेसचेच होते। तर त्यावेळेस आमच्या क्षेत्रात पारशिवनी सर्कल म्हणत आहो मी, पारशिवनीत कोणता विकास झाला हे सांगा तुम्ही। 10 वर्षात आपले मुकुल वासनिक खासदार होते आणि कॅबिनेटमध्ये मंत्री होते, त्यांनी फक्त एक पाण्याची टाकी उभी केली। त्याच्या व्यतिरिक्त मी, म्हणजे आता तर माझं वय 30 आहे, ते आता तेव्हा मी 20 वर्षाचा होतो, तेव्हा मला पूर्ण समज होती। तेव्हा त्यांनी कोणते कोणते कामं केले आणि आमदार साहेबांनी पण कोणते कोणते कामं केले हे तुम्ही सांगा। बोलिए सर। सन्मान्य मित्र माझे, भोयर सर बोलिए। 30 वर्ष वय म्हटलं म्हणजे तुम्ही खूप कमी वयाचे आहात। आणि त्यानंतर आता ह्या 10 वर्षाच्या नंतरचे कामं पहा, ठीक आहे? ठीक आहे। आणि जे काही घरकुल योजना वगैरे सर्व ज्या काही मिळाल्या, अक्षय मानकर साहेब धन्यवाद, तुम्ही 30 वर्षाचे आहात, चांगला आहे। पण तुमचा अनुभव खूप कमी वाटला मला। 10 वर्षाच्या अगोदर खासदारही काँग्रेसचा म्हटलं, तुम्ही आमदारही म्हटलं, अजून 20 वर्षापासून आमदार काँग्रेसचा नाही तर हे तुम्हाला माहित पाहिजे। तुम्ही जे म्हणता आमदार नाही आमचा, नाही आहे, नाही मुकुल वासनिक काँग्रेसचा आमदार नाही आहे। मुकुल वासनिक होते तेव्हाही आमदार नाही, ठीक नाही आहे, नाही आमदार नाहीच आहे। 10-15 नाही आहे आमदार, कुठं आहे काँग्रेस? हाँ चलो, काँग्रेस आमदार कुठं आहे? वहाँ रुकिए आप। काँग्रेस हेलो, नहीं कैसा उनको बात रखने का मौका अरे नहीं दीजिए। था 10 साल पहले आमदार। अरे आमदार थे क्या यहाँ पर कोई? वो दोनों आमदार खासदार बोल रहा है। अरे गलती से हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आमदार होते। हाँ एक मिनट, अभी मेरा सवाल है, जो आम जनता है, ये जो पार्टी के लोग बैठे हैं उनका सवाल हुआ है। आम जनता जो है पीछे है। सर, ये जो विकास की बात की थी, उन्होंने विपक्ष से सवाल किया था, उसका जवाब मेरे पास में है, मानकर जी का। हाँ बोलिए बोलिए। 10 साल का जो बोल रहे थे आप, तो देखिए कांग्रेस गवर्नमेंट में जब पृथ्वीराज चौहान जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जब पूरे महाराष्ट्र का सर्वे किया तो उन्होंने ये पाया कि जो बड़ी बड़ी ग्राम पंचायत है, जो तालुका के ठिकाने वहाँ बड़ी बड़ी ग्राम पंचायत है, मगर ग्राम पंचायत का फंड सीमित है। इसके वजह से ग्राम पंचायत का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। इस समय की तात्कालीन जो सरकार थी पृथ्वीराज चौहान सिंह जी की, उन्होंने ये लाए थे कि जितने भी तालुका की जगह है
उसको नगर पंचायत में तब्दील की जाए, ताकि नगर पंचायत में तब्दील की जाने के बाद में उस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। और जिस समय मैं ग्राम पंचायत का सदस्य था, उसके लास्ट पीरियड में नगर पंचायत की घोषणा हुई और मैंने नगर ग्राम पंचायत के सामने में बैंड बाजा बजवाया था। उसके गवाह मेरे गांव के लोग हैं। पारसिनी को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया। अच्छा, नगर पंचायत का दर्जा इसलिए दिया गया कि ग्राम पंचायत सक्षम नहीं थी विकास करने में। यहाँ मेरे माजी सदस्य, माजी उप सरपंच, बाकी लोग थे। और जब नगर ठीक है भागड़े साहब, हाँ, उसके बाद सर्वांगीण विकास हुआ है और चलो उसका भी प्लानिंग नहीं हुआ। हाँ चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी जो आम जनता है जो दूर से देख रही, उनको सवाल है, आपके दिल में का सवाल मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं, हमारा कैमरा शुरू है, लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण चल रहा है यहाँ से। एक मिनट से आपकी बात हो गई है, आम जनता से कोई है क्या? बच्चू भाऊ ने सरकार को समंत्रण दिव्यांग मंत्रालय के लिए दिया था और दिव्यांग हाँ चलो, बच्चू भाऊ की शेतकरी के विषय, ठीक है, चलो दर्शकों, आप देख रहे थे लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण। रामटेक चुनाव क्षेत्र में पारशिवनी नाम का गांव है और यहां से हम आपसे बात कर रहे थे। यहां पे जो सभी श्रोतागण हैं, इतनी कड़ी धूप में आप सब लोग यहां पर आकर इस लॉर्ड बुद्धा के महाचर्चा में आप शामिल हुए हैं, आपने विचार रखे हैं। आप सभी को लॉर्ड बुद्धा टीवी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। और इस लोकसभा चुनाव क्षेत्र जो यहां पर लोकसभा रामटेक चुनाव क्षेत्र से यहां पर जो हमारे जो वक्तागण हैं, यहां पर जो आए हैं, आदरणीय दयाराम भोयर साहब जो कांग्रेस के हैं, गंगाधर लांजेवार जो बीएसपी के हैं, हर्षवर्धन निको से शिवसेना जो शिंदेगुड़ से आते हैं, नागेश वाड़ी भस्मे जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, और सलीम बाघाड़े उप जिला प्रमुख प्रहार जनशक्ति पार्टी से आते हैं। इन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं लॉर्ड बुद्धा टीवी की ओर से, जिन्होंने अपना कीमती समय प्रचार, अभी जिधर उधर प्रचार में लोग जुड़े हैं, लेकिन उसका भी समय निकालकर आप यहां पर जो आए हैं, आपने विचार रखे हैं। और हमारी जो जनता है, जो हमारे जो कैमरामैन है सौरभ ढाबरे और स्वराज, इनको मैं कहता हूं कि हमारी पब्लिक जरा भारत के कोने कोने से लोग जो टीवी देख रहे हैं उनको बताइए जरा। तो दर्शकों, सभी को धन्यवाद देते हुए लॉर्ड बुद्धा टीवी की ओर से आपने जो यहाँ पे विचार रखे, आपको हम धन्यवाद देते हैं। आप भी बहुत अच्छी तरह से सुने हैं, प्रतिसाद दिए, आपके सवाल जो दिल में के थे वो श्रोतागण को आपने पूछे हैं, सवाल भी उन्होंने अच्छे दिए हैं, किन लोगों ने नहीं दिए, कोई बात नहीं है, ये सिलसिला जारी रहेगा। और आपके दिल में का जो सांसद है वो चुन कर आए, ऐसी हम मंगल कामना आपके प्रति व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।